गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट फॉर गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट कहना गलत होगा बिकॉज इट इज अ चैप्टर। ठीक है, ये क्या है, इसको हम एज ए वन चैप्टर ट्रीट करेंगे आरसीसी का। इज इट क्लियर? प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इसमें क्या पढ़ना है पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे कि व्हाट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है ओवर आरसीसी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें किस किस तरह का मटेरियल का यूज किया जाता है, इसके बारे में। प्री स्ट्रेसिंग कितने टाइप का होता है, उसका क्या सिस्टम है, ये सब चीज मतलब पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल, पूरा कंप्लीट थ्योरी ये पार्ट आ जाएगी। अब ये वाले पार्ट से, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आपका ईएससी में क्वेश्चन फ्रेम होने का चांसेस होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सेकंड, गेट में तो जनरली वो पूछेंगे नहीं वहां से। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे, इट इज एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर। एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, थर्ड, लॉस इन प्री स्ट्रेस, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। फोर्थ जो पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर, डिजाइन कंसेप्ट, डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर। तो ये चार सब टॉपिक हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर। अब इसमें से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा टॉपिक आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फॉर गेट एग्जामिनेशन, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर एंड लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा, चाहे वो 2 नंबर का फ्रेम हो, 4 नंबर का फ्रेम हो, इन्हीं टॉपिक से वो फ्रेम करके दे देंगे। ईएससी का अगर बात करें, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की, तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस लॉसेस से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे फिर आपके। ठीक है, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस में ऑब्जेक्टिव वाला पूरा पार्ट है, फिर इंट्रोडक्शन वाले में पूरा पार्ट है, डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस में assumptions वाला पार्ट, what is difference between assumptions of pre-stress concrete and assumptions in RCC design for LSM या WSM, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं ESC वाला, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव उधर से होंगे, तो वो पूरे चैप्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन गेट के लिए मेजरली पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूं हम लोग जो इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो किस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना, जिसमें मैंने लिखवाया इंट्रोडक्शन, इसमें मैं आपको केवल अभी ये बताऊंगा कि व्हाट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये बेसिकली होता क्या है। जस्ट एक 5-10 मिनट का एक इंट्रोडक्शन दूंगा, पूरे डिटेल में, बहुत अंदर डीप में नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा, कब जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, अभी पूरे डिटेल में अंदर नहीं जाऊंगा। हम जस्ट आपको समझा देंगे सबसे पहले, जिससे कि हम आगे का काम चालू कर पाए, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। हाँ, एक बेसिक कंसेप्ट, ओके, ये समझ में आ जाएगा, उसको यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। हम फोकस करेंगे मेनली इसके ऊपर। सबसे पहले इसको डिटेल में देखेंगे, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर एंड लॉसेस इन प्री स्ट्रेस मेंबर। और ये जब मैं ये 2 टॉपिक आपको समझा रहा हूंगा, जब पढ़ा रहा हूंगा, इसी के दौरान जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन में मेरे को बतानी थी, ये सब कुछ मैं उसी दौरान बताते चलूंगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को मेरे को अलग से बताने की आपको जरूरत नहीं है कि प्री स्ट्रेस क्या है, कैसे कैसे करेंगे, स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन स्टील क्या है, समझ, ये सब चीज अलग से लिखवाने की, पढ़ाने की, कौन कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे, स्टील जो मटेरियल है ना, उसका हाई टेंसाइल वायर हम यूज करते हैं, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो सब देखो छोटा छोटा पार्ट लिखवाते चलूंगा। जब
जहां मौका मिला लिखवा देंगे, लेकिन हम मेजर फोकस किस पे करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर एंड लॉसेस इन प्री स्ट्रेस मेंबर के ऊपर। ठीक है, इसको करने के बाद हम डिजाइन भी देखेंगे अच्छे से। ओके, डिजाइन करवाऊंगा, डिजाइन करवाने के बाद फिर जो भी बचा कुचा थ्योरी है, क्योंकि सारा थ्योरी तो मैं बोल दूंगा, आपके दिमाग में रहेगा, चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फिर जो भी बचा कुचा थ्योरी है उसको हम लास्ट में आपको लिखवा देंगे। समझ गए? इस हिसाब से पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपका मेंस का भी तैयारी होते चलेगा, ठीक है, और गेट का भी तैयारी होते चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। और इतना सारा बात बोल दूंगा बीच में ड्यूरिंग द एंटायर सब्जेक्ट डिस्कशन कि आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा। देखिए, इस तरह का जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी, इसको डिटेल में, इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू का अगर बात करें, लेट्स सपोज आप अभी एग्जाम क्रैक कर लेते हो, ठीक है, ऐसा एग्जाम जिसमें इंटरव्यू नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रीमियम एग्जाम है जिसमें अच्छा खासा सैलरी मिलता है, जिसमें अच्छा खासा आपको वेटेज मिलता है कि यस आई एम एन इंजीनियर, है ना, वो प्रीमियम एग्जाम, जैसे ईएससी का एग्जाम, गेट के थ्रू से पीएसयू में जा रहे हो, बार्क में जा रहे हो, तो वहां पे इंटरव्यू होता है। बार्क का तो इंटरव्यू बहुत खतरनाक होता है, वो लोग तो 45 मिनट 1 घंटा तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा टफ इंटरव्यू होता है बार्क का, साइंटिस्ट। तो सिविल इंजीनियर वहां भी जाता है। तो सोचो यार, ऐसे इंटरव्यू में मान लो आरसीसी बोल दिया फेवरेट, तो उसका पार्ट हो गया प्री स्ट्रेस, वहां से क्वेश्चनिंग कर दिया, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया, कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं होगा तो जवाब नहीं दे पाओगे। वहां सीधा आपसे डेरिवेशन करवाते हैं चीजों का, कंफ्यूज, डेरिवेशन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम, समझ रहे हो। इसलिए हमको चीजों को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है। आप ऊपर ऊपर फॉर्मूला, मैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा सकता हूँ। आपको केवल फॉर्मूला लिखवा दूंगा, उससे भी गेट का एग्जाम निकल जाएगा। गेट में जो क्वेश्चन आएगा फिर भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब जो भी एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू में फंस जाओगे, वहां पे दिक्कत आएगा, वहां परफॉर्मेंस खराब तो फिर गया। वो कहता है ना, अंत भला तो सब भला। तो इसलिए हम शुरुआत से ही ऐसा प्लान करके चलेंगे कि मेरा अंत भला हो चीजों से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज प्री स्ट्रेस बेसिकली। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आरसीसी का कुछ बेसिक आपको बताऊंगा। सो प्री स्ट्रेस क्या है, इसको समझने के लिए हमको वापस जाना होगा आरसीसी के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपने एक आरसीसी का जो बीम है इसको आपने डिजाइन किया, आरसीसी बीम। आरसीसी शब्द का मतलब समझ रहे हो ना, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहा है, एक हो रहा है आपका कंक्रीट, ठीक है, दूसरा यूज हो रहा है रिइंफोर्समेंट। जो हम रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं वो जनरली हम स्टील यूज करते हैं। इसके पीछे भी तर्क था, इसके पीछे भी लॉजिक था। ठीक है, उन सब लॉजिक को आरसीसी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, सो लेट्स सपोज एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हमने डिजाइन किया। एक चीज याद रखिएगा, डिजाइन और एनालिसिस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनालिसिस में हम केवल लाइव लोडिंग जो होता है ना, वो मेंबर के ऊपर आए तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को हम चेक करते हैं। लेकिन जब डिजाइन करते हैं तो मेंबर का डेड लोड या फिर सेल्फ वेट को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एक बीम जैसी चीज, बीम जैसे एलिमेंट, बेसिकली उस पर किस तरह का फोर्सेस आते हैं, ट्रांसवर्स फोर्सेस आते हैं जिसके कारण उसमें बेंडिंग होता है। तो मान लो ये एक आरसीसी बीम है, इसमें भी बेंडिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बीम है, अभी आपने लोड अप्लाई नहीं किया। जब लोड अप्लाई करोगे धीरे धीरे, ठीक है, लेट्स सपोज हमने लोड अप्लाई कर दिया, इस पे लाइव लोडिंग अप्लाई कर दिया, सो इसमें बेंडिंग आएगी। सो लेट्स सपोज ये जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है जिसके कारण वो बेंडिंग होगी, इसको मैं कहता हूं एम मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, तो जब बेंडिंग आएगी तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, इस तरह से बीम आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस तरह से डिफ्लेक्शन आने का संभावना है। तो इस तरह से जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तब ध्यान से देखना बच्चा लोग, इसका जो टॉप फाइबर है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं और बॉटम फाइबर्स में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होता है। टॉप में क्या डेवलप हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस। अब आपको पता है जो कंक्रीट है, आरसीसी में हम क्या यूज कर रहे हैं, कंक्रीट यूज कर रहे हैं, प्री स्ट्रेस में भी कंक्रीट यूज करेंगे।
लेकिन आरसीसी का भी अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आरसीसी में कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा होता है, काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कंक्रीट देखिए ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसमें छोटे छोटे दाने मिलके एक मटेरियल बना रहे कंक्रीट, तो इसमें गैप है उनके बीच में, तो उनको जितना दबाओगे ना वो उतना दबेगा, वो गैप फुलफिल होगा, फिर और दबाते गए, एक टाइम पे क्या होगा, डिफरेंट कंक्रीट के मटेरियल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, उसके बाद भी और दबाओगे तो जितना वो कांटेक्ट प्रेशर झेल सकते हैं वो झेलेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा का प्रेशर फिर आ गया तो वो जो कंक्रीट का मटेरियल है वो एक दूसरे से ही क्रश हो जाएगा। इसलिए कोई भी ग्रेड का कंक्रीट हो वो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना झेल सकता है, इसके ऊपर भी कैप है, तो लिमिट, इसके ऊपर भी हमारा लिमिट लगा हुआ है। समझ रहे हैं क्या? यही रीजन है कि आपस में कंक्रीट का मटेरियल क्रश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत हाई होती है, सफिशिएंटली हाई होता है। ओके, सो देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बहुत कम होता है। कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बताऊं, आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसका जो रेंज होता है, जिस भी ग्रेड का कंक्रीट हो उसका जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उसका 7 to 14% इज द रेंज ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि बहुत ही कम है। और इसी टेंशन, ये जो टेंशन आ रहा है, ये जब आपने लाइव लोडिंग लगा दिया तो डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों का इफेक्ट के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप हुई, तो बेंडिंग मोमेंट के कारण डिफ्लेक्शन हुई, तो ये जो टेंशन आ रही है ना बॉटम में, इसी को झेलने के लिए हम वहां पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। आरसीसी में क्या करते थे, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, तो ये मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है, जब भी बेंडिंग होगी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगी, तो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये सारा कुछ सोम का बेसिक है। तो देखिए, स्ट्रक्चर, सोम, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद ही आरसीसी, प्री स्ट्रेस, स्टील डिजाइन पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सोम को पढ़ा हुआ है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंशन है, इस जोन में पूरे में टेंशन है, ऊपर जो है कंप्रेशन है, ऊपर क्या है, कंप्रेशन। सो ये जो टेंशन आ रही है, कंक्रीट टेंशन में वीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए इस टेंशन को झेलने के लिए हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, लेकिन सोचो, यहाँ पे भले हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हुआ क्या कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितने भी कंक्रीट है, टेंशन तो आखिर है ना, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितने भी टेंशन कंक्रीट है वो टेंशन में है, और कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी वीक है, तो क्या होगा, अलग हो जाएगा, दाना एक दूसरे से अलग हो जाएगा, मटेरियल अलग हो जाएगा। मटेरियल अलग होने का क्या मतलब हुआ, क्रैक, कंक्रीट में क्रैक हो जाएगी। सो हम जनरली ये मान के हमेशा चलते हैं कि द कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज क्रैक्ड, यही मान के चलते हैं। इस बार गेट एग्जामिनेशन का अगर बात करूं, ये रिसेंटली 2021 या 2020 वाले गेट में, शायद 21 वाले में आया होगा, एक क्वेश्चन आया था कि ये जो क्रैक्ड कंक्रीट है इसका इक्विवेलेंट एरिया निकालिए। सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल सा। तो ये वो क्रैक्ड कंक्रीट, अब क्रैक्ड कंक्रीट का हमको पता होना चाहिए कि बिलो न्यूट्रल एक्सिस जो भी मेरा कंक्रीट है वो क्रैक्ड, हम उसको एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें टेंशन है और कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, कैरिंग टेंशन, इसलिए हम आरसीसी डिजाइन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंक्रीट क्रैक है, मतलब ये पूरा का पूरा कंक्रीट जो हमने इस क्रॉस सेक्शन में डाला है, कंप्रेशन जोन का तो कंक्रीट ठीक है, कम लोड को कैरी कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो मैं कंक्रीट डाला हूं वो कोई लोड कैरी में कंट्रीब्यूशन उसका कुछ है नहीं, जस्ट कि एक क्रॉस सेक्शन को बनाए रखने के लिए, स्टील को पकड़ने के लिए अपने अंदर में एक कंक्रीट है। मतलब कंक्रीट इज नॉट बीइंग इफेक्टिवली यूज्ड, कंक्रीट को हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं। पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन में जो कंक्रीट है ना, उसको एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज नहीं किया जा रहा, लॉस है मटेरियल का। समझ रहे? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को बचने के लिए बेटर डिजाइन कॉन्सेप्ट यूज किया गया, जिसको कहा जाता है प्री स्ट्रेस। जैसा कि ये शब्द है, प्री प्लस स्ट्रेस, मतलब जो हम ये बीम बनाएंगे इसमें पहले से ही स्ट्रेस अप्लाई करके रखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले से ही स्ट्रेस अप्लाई करके रखेंगे। वो कैसे करेंगे मैं अभी आगे तुरंत आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो बीम हमने अभी बनाया, इसका स्ट्रेस अगर बनाओ, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाओ, है ना,
तो वो कैसा दिखेगा आपको, देखो। सो हमने माना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मेरा बीम था, ठीक है। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस जिसके अबाउट आपका बेंडिंग हो रहा है। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर मूवमेंट अप्लाइड थी, सैगिंग मूवमेंट, ओके। मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोडिंग बोथ, मूवमेंट अप्लाइड थी। उस मूवमेंट के कारण बीम में एक डिफ्लेक्शन आई, जिसके कारण टॉप फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस हुए, बॉटम फाइबर में टेंशन स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस हुआ। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, कंक्रीट टेंशन को कैरी नहीं कर सकता, इसलिए आरसीसी डिजाइन के लिए हमने इसमें रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, ताकि वो जो स्टील हम प्रोवाइड करेंगे, स्टील क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टील, ये इस टेंसाइल स्ट्रेसेस जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उसको वो कैरी करें, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं प्रोफाइल बनाऊं, ओके, सो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है, ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। फ्लेक्सर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या है, M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू E अपॉन R। दिस इज माई फ्लेक्सर फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं फॉर BSD, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो आपका कंक्रीट है ना, वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के अंदर है। तो कंप्रेसिव मतलब इस तरह का एरो दिखा दिया, सेक्शन के अंदर जाता हुआ। बेंडिंग स्ट्रेसेस आर वन टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली, ध्यान रखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के पैरेलल में डेवलप होगा। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के पैरेलल में कहने का मतलब ये मान लो आपका बीम था, ठीक है, इसका जिसका स्पैन लेंथ है L मान लो, ओके। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे अगर आप देखोगे, ये क्रॉस सेक्शन पे, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। सो ये अगर ऐसा एक लाइन में ड्रॉ करूं तो ये जो प्लेन मिलेगा अंदर की ओर उसको हम न्यूट्रल प्लेन कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब न्यूट्रल प्लेन के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ऐसा कलर थोड़ा डार्क हो गया, और न्यूट्रल प्लेन के नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस, ऐसा, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल में है, समझ रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल में है, मतलब ये भी एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस। देखिए जो भी बेसिक चीजें हैं ये सब जानकारी मैं आपको देते चलूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं इन सब चीजों से, चाहे इंटरव्यू हो या फिर हरदम यूज होता है ये सब चीज, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेसेस, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम नॉर्मल किसी दूसरे नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस को शियर स्ट्रेस के साथ जोड़ और घटा सकते हैं क्या, बिल्कुल जोड़ घटा नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं। शियर स्ट्रेस का एक्शन अलग है, मतलब ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्ट करता है, और नॉर्मल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं क्या। तो नॉर्मल को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसमें कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल शियर को नहीं कर सकते। फिर समझ गए बात को, ठीक है। फिर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ओके। तो हम जब भी डिजाइन करते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ पे डेवलप हो रहा है, एट वाई मैक्स। वाई मैक्स कहने का मतलब है, लेट्स सपोज ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका जो एंटायर डेप्थ है, ठीक है, इट इज डी, तो वाई मैक्स क्या हो जाएगा, dy/2। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको वाई मैक्स पे डेवलप हो रहा है, मतलब ये सारा जो फाइबर है कंक्रीट का, इस पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही होगी। तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो कंक्रीट का मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा ये वैल्यू ना चले जाए, समझ रहे हो कि नहीं, उससे ज्यादा ये वैल्यू नहीं चले जाए, उनको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सो ये विदिन सिग्मा मैक्स मस्ट बी विदिन सिग्मा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। उसी तरह से इधर सिग्मा परमिसिबल कंप्रेशन लिख देता हूँ, सिग्मा पीसी। उसी तरह से यहाँ पे ये जो सिग्मा मैक्स है, इट मस्ट ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल टेंशन। समझ में आ रहा है, ये चीज को हमको ध्यान में रखना होता है। तो ये इस तरह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा आरसीसी डिजाइन में। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोल दिया, ये न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जितना भी कंक्रीट है वो सारे क्या है, क्रैक कंक्रीट है, वो अनयूज्ड है, उसको हम इफेक्टिवली पूरे क्रॉस सेक्शन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, क्यों क्रैक्ड है, क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम क्या है,
ये टेंशन जोन का जो ये स्ट्रेस प्रोफाइल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये जो टेंशन जोन का स्ट्रेस प्रोफाइल बन रहा है, इसके कारण बेसिकली प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये टेंशन जोन का स्ट्रेस प्रोफाइल को मेरे को किसी तरह एलिमिनेट करना है, मैं किसी तरह इसको कम कर दूं, रेड्यूस कर दूं, मतलब मैं टेंसाइल स्ट्रेसेस कंक्रीट पे उतना आने ही ना दूं। या फिर ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं ये सोच लूं कि पूरा का पूरा कंक्रीट का जो क्रॉस सेक्शन है ये मेरा कंप्रेशन में ही रहे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सर्विस लोड मतलब वर्किंग लोड, ठीक है, मतलब अभी आपने बीम बना दिया, फिर जो लोडिंग अप्लाई होगा उसको हम सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड कहते हैं। तो जब सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड उस पर एक्ट करे, तो मैं ये सोच रहा हूं कि पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो है ना ये मेरा कंप्रेशन में ही रहे। अगर टेंसाइल में जाए भी तो ये जो सिग्मा मैक्स इन टेंशन डेवलप होगा कंक्रीट के अंदर वो बहुत ही कम डेवलप हो, अगर हो भी तो बहुत ही कम डेवलप हो, लेकिन पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन मेरा कंप्रेशन में रहे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है प्री स्ट्रेस डिजाइन का, समझे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है प्री स्ट्रेस डिजाइन का। अब वो करने के बाद क्या फायदा होता है, बहुत सारा फायदा होता है, जैसे कि आप बहुत लंबे लंबे स्पैन बना सकते हैं, है ना, क्रॉस सेक्शन साइज जो है ना प्री स्ट्रेस मतलब सेम स्ट्रेंथ के लिए सेम लोडिंग के लिए आप डिजाइन कर रहे हो आरसीसी और प्री स्ट्रेस वाला बीम, तो प्री स्ट्रेस वाला जो बीम होगा उसका क्रॉस सेक्शन साइज बहुत छोटा होगा, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन साइज बहुत छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ बेटर एडवांटेजेस हमको मिलते हैं। लेकिन प्री स्ट्रेस में आगे बताऊंगा अभी चल के, तो प्री स्ट्रेस में कुछ कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। प्री स्ट्रेस अप्लाई करने का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, टफ होता है ना, उसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। सो इस कारण से जो लॉसेस हो जाता है खास करके, इसके लिए हमको हमारे पास यहाँ पे एक क्राइटेरिया है प्री स्ट्रेस डिजाइन में, ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील। स्टील यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं ना, ऐसा रिइंफोर्समेंट हम यूज नहीं करते, हम इधर पे हाई टेंसाइल वायर वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसे मैं बताऊंगा अभी चल के। तो चलिए अब प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट को जरा देखते हैं। तो लेट्स सपोज कोई एक प्री स्ट्रेस बीम आपको सेम साइज का ऐसा बनाना था, तो आपने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक मैकेनिज्म बता रहा हूं। सबसे पहले एक एंड से हमने फिक्स कर दिया और एक स्टील का तार को बांध दिया ऐसा इसमें, ठीक है, वायर को बांध दिया, तार है ये। अब ये तार को बांधने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस तार में एक टेंसाइल लोड मतलब इस तार को टेंशनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें टेंशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसमें पी मैंने एक एक्सियल पुल प्रोवाइड कर दिया। अब इसको करने के बाद ये किसी एक ढांचा में आपने इसको भरा था, मतलब एक ढांचे में हमने मोल्ड में, ठीक है, इस तार को बांध के रखा था, इसमें हमने टेंसाइल लोडिंग प्रोवाइड कर दिया, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कंक्रीट इसमें डाल देते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको कंक्रीट से भर दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कंक्रीट को भर दिया जाता है। जब हम कंक्रीट से इसको भर दिए, फिर उस समय के लिए हम रुकते हैं, कुछ समय मतलब अप्रोक्सीमेटली जब तक कंक्रीट सेट हो जाए, तो जनरली 14 दिन या 28 दिन, ठीक है। तो 14 या 28 दिन पे जैसा रिक्वायर्ड होगा, हम क्या करते हैं, इस तार को यहाँ से कट कर देते हैं। ये स्टील वायर को हमने कट कर दिया। तो सोचो अब क्या हुआ, किसी को आपने इलोंगेट करके रखा था, टान के रखा है, खींच के रखा है, अभी अचानक से इसको काट दिए कुछ दिन के बाद, लेकिन कंक्रीट तब तक सेट हो चुका है। कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ जितना गेन करना था वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ, जो भी ग्रेड का कंक्रीट यूज किया था वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर चुका है। तार को आपने क्या किया, कट। जब तार को जैसे काटे, उसको टान के रखे थे कि नहीं बाबू, रखे थे, तो तार अपना लेंथ को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा, तार अपना लेंथ को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि जो मैंने तार बांध के रखा था उसके बाद कंक्रीट डाला है, तो ये मान के चल रहा हूँ कि तार और उसके अगल बगल वाले कंक्रीट के बीच, अंदर की बात है, तार और उसके अगल बगल वाले, मतलब ये सारे जो कंक्रीट है, तार और उसके अगल बगल वाले कंक्रीट के बीच जो बॉन्डिंग है ना वो परफेक्ट है, परफेक्ट बॉन्डिंग, समझे क्या। जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे को अच्छे से जकड़ के मस्त पकड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो जो कंक्रीट आपने अभी डाला था वो कंक्रीट तो सेट हो चुका है, तार में टेंशन पहले से आपने अप्लाई कर दिया था, जो भी रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ टेंशन हमको अप्लाई करना है वो मैंने पहले से अप्लाई कर दिया।
तार में पहले से अप्लाई कर दिया था, ठीक है। फिर तार जब कंक्रीट सेट हो गया, तार को हमने कट कर दिया, फिर तार जितना हमने टेंशन अप्लाई किया था, ठीक है, जितना फोर्स हमने टेंशन अप्लाई किया था वो सारा का सारा खत्म करने का कोशिश करेगा, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का कोशिश करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो लेंथ शॉर्ट करने का कोशिश करेगा, लेकिन वो कंक्रीट उसको होने देगा क्या? नहीं, क्योंकि कंक्रीट के बीच और तार के बीच एक परफेक्ट बॉन्डिंग बना हुआ है। कंक्रीट उसको अपना लेंथ को रिड्यूस करने नहीं देगा। तो अगर नहीं देगा तो क्या कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा अंदर में ऐसा हो रहा होगा कि ये जो तार है इस पर जो हमने जितना टेंसाइल लोडिंग पी अप्लाई किया हुआ था, फिर जब हमने कट कर दिया कंक्रीट के सेट होने के बाद, ये अब यही लोडिंग जो है ना कंक्रीट के ऊपर ट्रांसफर कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो कि नहीं? इसी लोडिंग को जो हमने अप्लाई किया था वो कंक्रीट के ऊपर वो ट्रांसफर कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा पी। तो ये कंप्रेशन में बदल गया। तार में जो आपने टेंशन अप्लाई किया था, ठीक है, वो अब तार को कट कर देने के बाद क्या हुआ, वो अपना लेंथ रिड्यूस करने का कोशिश करेगा, तो वो फिर कंक्रीट को दोनों बगल से दबा रहा है। समझ रहे हो? कंक्रीट को दोनों बगल से दबा रहा है। अभी तक हमने इस बीम के ऊपर किसी तरह का लोडिंग अप्लाई नहीं किया है, कुछ भी लोडिंग अप्लाई नहीं किया, जस्ट सेल्फ वेट है अभी तक। अभी क्या है? सेल्फ वेट है ना, सेल्फ वेट ही है। हमने तार को कट कर दिया, ओके। तो ये कंक्रीट को अभी दबा रहा है। तो कंक्रीट को दबा रहा है तो कंक्रीट में एक स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ये कंप्रेशन फोर्स ही तो है। ये जो पी है ये क्या है? दीज आर द कंप्रेसिव फोर्सेस। समझ रहे हैं? तो कंक्रीट को जैसे ही दबा रहे हैं तो कंक्रीट में एक स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो यही जो स्ट्रेस कंक्रीट में इंड्यूस होता है ना, इसी को हम कहते हैं प्री स्ट्रेस। इसी को हम प्री, अब ये स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे? देखो यार, बड़ा सिंपल है। फिर बुड़बक वाला बात कर दोगे। सेक्शन कट किया एक्स एक्स, इस सेक्शन पे इस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट्स सपोज इट इज ए, ये आपका फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू स्ट्रेस। अगर निकालना है प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस तो पी बाई ए इक्वल टू प्री स्ट्रेस। इतना का स्ट्रेस पहले से कंक्रीट में आ गया लोडिंग अप्लाई करने से पहले, इसलिए हम कहते हैं दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस। मतलब एक्चुअल लोडिंग, सर्विस लोड को आने से पहले ही इसमें एक स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर, लेट्स सपोज। समझ रहे हैं? तो ये तो एक एग्जांपल बताया। हमारे पास डिफरेंट मोड है, मतलब हम अलग अलग तरीके से प्री स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं। तो लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि सर्विस लोड मेंबर के ऊपर आने से पहले ही हमने पूरे सेक्शन में एक स्ट्रेस पहले से इंड्यूस करके रखा है। समझ रहे हो? तो देखो अब इस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये कुछ ऐसा है, और ये जो स्टील का वायर है ना, इसको हम जनरल इसको क्या कहते हैं? इसका अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं टेंडन। टेंडन क्या कहते हैं? टेंडन, TENDON, टेंडन। अब इस टेंडन को ही हम खींचते हैं और इसी पर टेंसाइल लोडिंग अप्लाई करते हैं। तो ये जो टेंडन है इसको हमने प्लेस किया था एकदम इस क्रॉस सेक्शन के CG पर। मान लो इस टेंडन को हमने एकदम इस क्रॉस सेक्शन के CG पर प्लेस किया हुआ था। तो ये जो फोर्स फिर टेंडन को काटने के बाद है ना, टेंडन को काटने के बाद जो ये फोर्स लगाएगा वो एकदम CG पर लगा रहा होगा कि नहीं, कंप्रेसिव। चलिए इसको आगे मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेसिकली, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स लगा रहा है P, टेंडन को जब आपने कट कर दिया तो ये जो फोर्स P लगा रहा है तो वो P कंक्रीट में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है? हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया हुआ था कि कंक्रीट और स्टील के बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग है। तो इसी के बदौलत वो स्ट्रेस जो है, ये जो फोर्स P है वो कंक्रीट में ट्रांसफर होती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो स्टील की अपना लेंथ रिड्यूस कर देता तो कंक्रीट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन स्टील अपना लेंथ को रिड्यूस करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कंक्रीट उसको पकड़ा हुआ है, उसको रिड्यूस होने नहीं दे रहा है। सो अपना सारा का सारा मतलब जो भी फॉर इक्विलिब्रियम अगर बात करें, इस वाले स्टील में अगर स्ट्रेस P है ऐसा, है ना, तो वो कंक्रीट में भी चला जाएगा। वो स्टील चाहेगा अरे कंक्रीट तू भी आ मेरे साथ, समझ रहे हो, लेकिन कंक्रीट आएगा नहीं क्योंकि वो सेट है। जब कंक्रीट वो आएगा नहीं, वो सेट है, तो वो भी तनाव में आ जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये परफेक्ट बॉन्डिंग के बदौलत ये चीज हो पाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया, इसमें मैंने क्या किया कि पहले से एक तार बांध के रखा था,
ठीक है, पहले से एक तार बांध के रखा था, उसको मैंने उसमें टेंशन अप्लाई किया, टेंशन मतलब उसमें इलोंगेशन अप्लाई किया, उसका लेंथ को इंक्रीज कर दिया, जितना भी लेंथ का तार बांधा था उसका लेंथ में कुछ इलोंगेशन प्रोवाइड कर दिया, तो उसमें टेंशन आ गई। ठीक है, तो लेट्स सपोज वो जो इलोंगेशन में प्रोवाइड किया, आगे बताऊंगा, ठीक है, उसमें टेंशन आ गई। फिर कंक्रीट को मैंने डाला, कंक्रीट सेट हुआ, उसके बाद मैंने तार को कट कर दिया, तो वो जो टेंशन आपने अप्लाई किया था वो टेंशन अब कंक्रीट के ऊपर लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कंप्रेशन बन गई। ठीक है, तो इसमें देखो इस पूरे प्रक्रिया के अंदर हमने क्या किया, कंक्रीट को बाद में अप्लाई किया, ठीक है, और टेंशनिंग पहले किया। जो तार को हमने पहले से उसमें टेंशनिंग किया और उसके बाद हमने कंक्रीट को डाला, ओके, और फिर कट किया था तार को, तब जाके फिर वो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल फोर्स जो आपने अप्लाई किया था वो कंप्रेसिव फोर्स में बदल के कंक्रीट के ऊपर लग रहा है। तो ये प्री स्ट्रेसिंग का ये जो सिस्टम है इसको कहा जाता है प्री टेंशनिंग। इस सिस्टम को प्री टेंशनिंग, ये वर्ड समझ में आया? प्री टेंशनिंग मतलब पहले से ही आपने तार में टेंशन अप्लाई कर दिया था। इसका दूसरा मैकेनिज्म है पहले, मतलब प्री स्ट्रेस करने का। प्री स्ट्रेस मतलब समझ रहे हो कि नहीं, कंक्रीट में हमको पहले से ही एक रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ स्ट्रेस को इंड्यूस करके रखना है, समझ में आया? कंक्रीट में हमको पहले से ही एक रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ स्ट्रेस जो हमको चाहिए वो हम इंड्यूस करके रखेंगे, ओके, डाल के रखेंगे, इसको हम कहते हैं प्री स्ट्रेस। इसको करने का एक तरीका मैंने बताया प्री टेंशनिंग, जो अभी एक प्रक्रिया एक्सप्लेन किया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पोस्ट टेंशनिंग, मतलब कंक्रीट सेट हो जाने के बाद, अब इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, कंक्रीट सेट हो जाने के बाद हम जो स्टील है ना, जो भी तार हम यूज करेंगे, टेंडन वगैरह हम जो भी प्लेस करके रखेंगे, कंक्रीट के सेट हो जाने के बाद हम टेंडन में फिर टेंशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वहां पर प्री स्ट्रेस ट्रांसफर इनटू कंक्रीट, ठीक है, उसका मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। जैसे कि प्री स्ट्रेस ट्रांसफर का मैकेनिज्म, जैसे कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म था वो मैंने बोला कि परफेक्ट बॉन्डिंग है कंक्रीट और स्टील के बीच में, इसलिए प्री स्ट्रेस जो है वो कंक्रीट के अंदर ट्रांसफर होती है, इंड्यूस होती है। लेकिन वहां पर ये मैकेनिज्म फिर चेंज हो जाएगा, वहां पर अलग ही मोड आती है, उसको हम कहते हैं बियरिंग। प्री स्ट्रेस इज गेट ट्रांसफर्ड यूजिंग बियरिंग। अब ये सब चीज क्या है, सब धीरे धीरे समझ में आएगा, सब कुछ बताऊंगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो गंदा से गंदा थ्योरी का क्वेश्चन क्यों ना हो, ओके, या फिर गंदा से गंदा न्यूमेरिकल क्यों ना हो। हाँ, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मैं किताबी लैंग्वेज को यूज करके नहीं पढ़ाता, सिंपल बताता हूँ। सब चीजों को सिंपल रखना, एक बेसिक आइडिया पहले होना चाहिए, फिर जाएंगे ना उसके अंदर, उसका प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब देखेंगे। ठीक है, तो प्री स्ट्रेस करने का, अप्लाई करने का दो तरीका है, प्री टेंशनिंग, दूसरा पोस्ट टेंशनिंग। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है प्री टेंशनिंग और पोस्ट, अभी सुनते रहना, सब कुछ लिखवा देंगे अच्छे से डिटेल से, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में जो मोड ऑफ ट्रांसफर है, मतलब प्री स्ट्रेस का जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो दोनों अलग अलग है। प्री टेंशनिंग में बाय बॉन्ड ट्रांसफर होता है और पोस्ट टेंशनिंग में बाय बियरिंग ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आएगी। चलिए अब इस पर मैं फोकस करता हूं, जो कॉन्सेप्ट हम आगे चल रहे थे, क्या चल रहे थे कि लेट्स सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के एकदम सीजी पर ये वाला टेंडन अप्लाई था। ठीक है, ये टेंडन आपने सीजी पर अप्लाई करके रखा था, फिर आपने क्या किया, इस टेंडन में इलोंगेशन प्रोड्यूस किया। सब कुछ जितना भी बताऊंगा सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी छोड़ने का नहीं, कुछ भी भूलने का नहीं। अभी इसका स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखो यही था वो टेंडन, क्या यही था वो टेंडन। ठीक है, इस टेंडन पे आपने क्या अप्लाई किया था, एक टेंसाइल लोड P अप्लाई किया था। उसके बाद इसके अंदर जो मोल्ड है, जिस मोल्ड के अंदर ये टेंडन को कॉन्सेंट्रिकली रख के आपने टेंसाइल लोडिंग अप्लाई किया, इसमें हमने कंक्रीट भर दिया। इसमें क्या किया, कंक्रीट को भर दिया। फिर कंक्रीट सेट हो गया जब, तब आपने क्या किया, टेंडन को कट कर दिया। जब आपने टेंडन को कट किया तो उसके बाद क्या हुआ, टेंडन में जो इलोंगेशन के कारण जो एक टेंसाइल लोडिंग था वो अब अपोजिट रिवर्स हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई, रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट करने लगी। इसी पोजीशन से एक्ट करेगी क्या,
तो ये देखो, ये जो P फोर्स है, अब ये P फोर्स पूरे क्रॉस सेक्शन को लग रहा है, मतलब पूरे बीम को, कि दोनों एंड से दबा रहा है, समझे, दोनों एंड से दबा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब मान लो इसके ऊपर आपने सर्विस लोड अप्लाई किया, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया, लोडिंग अप्लाई किया, ठीक है, लाइव लोडिंग। अब इसका हम स्ट्रेस प्रोफाइल देखते हैं। तो ये जो टेंडन है ना, इसको हम कहते हैं, इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं कोसेंट्रिकली प्लेस्ड टेंडन। कोसेंट्रिकली मतलब क्रॉस सेक्शन के एकदम सेंटर पर, उसके सीजी पर, क्रॉस सेक्शन के एकदम सेंटर पर, उसके सीजी पर। तो इसके कारण क्या होगा, केवल एक यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके क्रॉस सेक्शन में आएगी। अगर सम एक्सेंट्रिसिटी के साथ हम प्रोवाइड करेंगे तो एक बेंडिंग मूवमेंट भी आ जाती है ड्यू टू प्री स्ट्रेस, ठीक है, उसको भी समझेंगे, उन सब चीजों को भी डिटेल में समझेंगे। आखिर हम विथ सम एक्सेंट्रिसिटी टेंडन को क्यों प्लेस करेंगे। विथ सम एक्सेंट्रिसिटी टेंडन को प्लेस करने का मतलब है, इसका एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल मैं यहीं पे बना के दिखा देता हूं फटाक से। तो ये बीम है, मान लो ये बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, तो इसका सीजी ये होगा कि नहीं, तो इसके सीजी पर ना प्लेस करके टेंडन को हम कहाँ, यहाँ पर सम बॉटम से सम दूरी पर यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो मतलब टेंडन आपका यहाँ पर होगा, तो इस जगह पर हम लोड लगाएंगे टेंसाइल P, और जब टेंडन को कट कर देंगे तो इसी जगह पर ये लोड रिवर्स होकर कंप्रेसिव हो जाएगी। तो ऐसा करने का क्या मतलब होगा आगे समझाएंगे, ठीक है। जब एनालिसिस हम अभी शुरू करेंगे तब सारा स्टेप का, हर चीज का, बोल रहे ना आपको परफेक्ट लॉजिक पता होगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को तो समझ लें, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, इस तरह का सिस्टम को एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड टेंडन, मतलब सीजी से कुछ दूरी पर प्री स्ट्रेस अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड है एट सम एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, ये इसको हम कह देंगे E, दिस विल बी माय एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। आपने सीजी पर अप्लाई नहीं किया, सम डिस्टेंस पे अप्लाई किया, इसको एक्सेंट्रिसिटी कह दिया जाएगा, समझ गया। तो इसको हम एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड टेंडन कहते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत तरह का कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो बता रहा हूं, हम बता रहे हैं कोसेंट्रिकली प्लेस्ड टेंडन का, ओके। तो देखो, अब जो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, लेट सपोज दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम, और आपने यहां पर टेंडन प्रोवाइड किया था, ठीक है। सो जब आप लोड अप्लाई करोगे इस बीम के ऊपर, तब आपका सेम चीज होगा, क्या, डिफ्लेक्शन आएगी बीम में, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन आएगी तो बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस होगा, ओके, उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चलेगी फिर से। तो सेम लोडिंग है, जो इससे पहले मैंने आरसीसी वाला मैटर कंसीडर किया था, आरसीसी वाला केस कंसीडर किया था, उसमें जो डेड लोड लाइव लोड था, उतना ही सेम लोडिंग अब इस केस में हम अप्लाई करेंगे इस वाले बीम पे। तो क्या होगा स्ट्रेस प्रोफाइल, जरा हम कंपेयर करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से स्ट्रेस है, देखिए ये जो प्री स्ट्रेस है, प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस क्यों, जैसे कि अभी मैंने बताया, सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड को अप्लाई करने से पहले ही, वर्किंग लोड सर्विस लोड कहने का क्या मतलब है, जिस पर्पस के लिए इस बीम को डिजाइन किया है, मतलब ब्रिज बनाया मान लो, तो ब्रिज पे गाड़ी चलने से पहले ही, ब्रिज में जो ब्रिज है, ब्रिज पर लोडिंग आने से पहले उसका गडर में पहले से ही कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। जनरली ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, ब्रिज वगैरह हो गया या फिर प्रीकास्ट बॉक्स हो गया, इन सब चीजों के लिए, वाटर टंकी हो गया, सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग उसमें किया जाता है, ठीक है, रिएक्टर वगैरह में, तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के लिए प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ये बताएंगे आपको, ठीक है, कौन कौन से कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, वो सब लास्ट क्लास में, सारा थ्योरी लास्ट में, बीच बीच में हाँ लॉजिक देते रहूंगा, क्या क्या है क्या नहीं है सब ध्यान में रहेगा, सब कुछ लास्ट में लिखवा देंगे कॉपी पर। तो देखो यार, लोडिंग को, वर्किंग लोड सर्विस लोड को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे एक स्ट्रेस इंड्यूस है जिसको हम प्री स्ट्रेस कहते हैं। तो ये स्ट्रेस किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर आप देखोगे, इस पी कंप्रेसिव लोड के कारण कैसा स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव इसको मान लेते हैं, ये कंप्रेसिव होगा और यूनिफॉर्म होगा पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर। कहीं पर भी देखो,
कहीं पर भी देखने का क्या मतलब है, कहीं पर भी देखने का मतलब है, चाहे आप सपोर्ट के पास देखो, इधर देखो, कहीं पर भी किसी भी लेंथ पर कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, समझ में आ रहा है, किसी भी लेंथ पर कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, उस पर एक प्री स्ट्रेस के कारण एक यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही होगी, जिसको हम कहेंगे P/A। समझ गए, यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही होगी जिसको हम कहेंगे P/A। क्लियर है। अब देखिए, अब मूवमेंट जो डेवलप हो रही है यहाँ पे, जब आप लोडिंग अप्लाई किए तब हम जो डिजाइन में हम बेसिकली चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड दोनों को हम देखते हैं, दोनों के लिए हमको कट करना पड़ा। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रेस समझा क्रॉस सेक्शन के ऊपर, पूरा का पूरा कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस, इसको मैंने कहा P/A। इसको मैं लेट्स सपोज प्री स्ट्रेस कह देता हूं और सिग्मा P इसको मैं लिख देता हूं, सिग्मा P। अब देखिए, ये जो हमने बीम डिजाइन किया है, इस पे और क्या स्ट्रेस आएगा। लेट्स सपोज कि वी आर डिजाइनिंग दिस बीम करस्पॉन्डिंग टू फ्लेक्सर, मतलब बेंडिंग के लिए। सो मैंने जो पहले वाले केस में जब आरसीसी का बीम हमने डिजाइन किया था, अभी थोड़ा देर पहले, कहाँ डिजाइन किया था, ये, इसमें जो मैंने मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड कंसीडर किया था ना, ये इसका जितना मैग्नीट्यूड था, ठीक है, हम उतना मैग्नीट्यूड के लिए इस प्री स्ट्रेस पर भी उतना मैग्नीट्यूड, मतलब इतने ही मूवमेंट के लिए प्री स्ट्रेस वाले बीम पर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, इतना ही सेम मूवमेंट के लिए। अब इसमें डेड लोड का हिस्सा कितना है, लाइव लोडिंग का हिस्सा कितना है, वो अभी उससे मतलब नहीं है। अभी हमको किससे मतलब है, ये टोटल मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। सेम हम प्री स्ट्रेस वाले बीम पर भी लगा के चेक करते हैं एक बार, चलो लगाते हैं। तो देखो, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम आएगा, है ना। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेम कहने का मतलब है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, जो स्ट्रेस होगा टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, ये जो चीज है इट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस, सिग्मा B इसको लिख देता हूं। इसको हमने कैसे निकाला, बाय यूजिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला। कैसे, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड डिवाइडेड बाय I इंटू वाई मैक्स, है ना। इस तरह से आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस निकल जाएगा ड्यू टू डेड लोडिंग एंड लाइव लोडिंग। अब इसमें डेड लोड और लाइव लोड का कितना कितना हिस्सा है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी मैग्नीट्यूड फिलहाल सेम है, जितना आरसीसी पर अप्लाइड किए थे उतना ही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखो, आप ऊपर में कंप्रेशन है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में, और न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम में टेंशन है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल यहाँ पे बनेगा कि नहीं, देखिए जरा गौर से, क्योंकि आपके पास एक सिग्मा P भी है जो कि पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव है ड्यू टू प्री स्ट्रेस, फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस आ गया, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंशन। तो अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल बनाऊं तो यहाँ पे कितने तरह के स्ट्रेस प्रोफाइल बन सकते हैं रिजल्टेंट। पहला, ऐसा एक ट्रायंगुलर बन जाएगा, मान लो कि ऊपर जो है कंप्रेशन रहा और एकदम पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन कंप्रेशन में ही है, ठीक है, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो है मेरा कंप्रेशन में, और जीरो स्ट्रेस आया एकदम इसके बॉटम पे, समझे क्या, एकदम जीरो स्ट्रेस आया इसके बॉटम पर। तो ये आपका कंप्रेशन टोटल पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये आपका कंप्रेशन में है। ये पहला कंडीशन बन सकता है इस तरह से, क्योंकि देखो ये चाहे बेंडिंग के लिए देख रहे हो और प्री स्ट्रेस के लिए देख रहे हो, दोनों ही किस तरह के फोर्स हैं, नॉर्मल फोर्स। तो कंप्रेशन में कंप्रेशन जुड़ जाएगा, फिर कंप्रेशन में टेंशन सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, ओके। तो अगर ये मान लो सिग्मा P का जो वैल्यू है वो बराबर है सिग्मा बेंडिंग ड्यू टू टेंशन के लिए जो है मैक्सिमम वाला, है ना, तो ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे जीरो आ जाएगा कि नहीं इस पॉइंट पे। तो ये एक स्ट्रेस प्रोफाइल बन सकता है, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन मेरा कंप्रेशन में, और कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, तो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो है कंक्रीट का वो कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करने में मदद करेगा, मतलब पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आपका यूज हो रहा है, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं अपने क्रॉस सेक्शन का। पहला केस हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, ट्रेपेजोइडल स्ट्रेस प्रोफाइल बन सकता है, ऊपर इस तरह से, ठीक है, मतलब टेंशन आया ही नहीं, ओके, पूरा का पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेशन ही है। अब ये देखो, ये पहला वाला केस कब बनेगा, इसके बारे में अगर यहाँ पे लिखूं, छोटा हैंडराइटिंग में लिखता हूं,
पहला वाला जो स्ट्रेस प्रोफाइल बनाया रिजल्टेंट, ये किसका बन रहा है? रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल। किसको किसको ऐड करके बना रहे हैं? ये पहला दो, मतलब सिग्मा पी और सिग्मा बी को ऐड करके ये बनाया जा रहा है। जो पहला वाला स्ट्रेस प्रोफाइल बन रहा है इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? सिग्मा पी जो है इसका वैल्यू इक्वल है किसके? सिग्मा बेंडिंग टेंशन मैक्स, इसके बराबर। तो ये पहला वाला स्ट्रेस प्रोफाइल ऐसा बनेगा। दूसरा वाला कब बन रहा है? जब आपका सिग्मा पी जो है इट इज ग्रेटर देन सिग्मा ड्यू टू बेंडिंग टेंशन, क्योंकि प्री स्ट्रेस के कारण तो पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव फोर्स है। अगर ये ग्रेटर है सिग्मा ड्यू टू बेंडिंग टेंशन जो आ रही है तो ये इस तरह का ट्रेपेजोइडल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा क्या? तीसरा केस क्या हो सकता है अधिक से अधिक? तीसरा केस ये होगा कि मान लो टेंशन आया लेकिन थोड़ा आया, थोड़े हिस्से में। कैसे? ऐसे टेंशन आएगा, हो सकता है टेंशन आए लेकिन थोड़ा आएगा। यहां पे थोड़ा जगह की कमी हो गई, समझ जाइएगा, बना दे रहा हूं। ये ऊपर तक ये पूरा कंप्रेशन, ठीक है, ये एकदम लाइन लीनियर नहीं बन पाई, ये सीधा बनाइए इस लाइन को, ठीक है, ये एकदम लीनियर होगा। यहाँ पे जगह की कमी के कारण, एक मिनट मैं बना ही देता हूं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। चलिए फिर भी पहले से बेहतर है कि नहीं? ये यहां तक कंप्रेशन में ऊपर, फिर नीचे थोड़ा सा, थोड़े से हिस्से में टेंशन आया, क्रॉस सेक्शन के थोड़े हिस्से में टेंशन आया, है ना, मतलब मान लो कि इतने हिस्से में टेंशन आया, ज्यादा नहीं, और वो भी टेंशन का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इतना कि जो कंक्रीट का परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे भी कम, बहुत कम। इस तरह से हमको इसको डिजाइन करते हुए चलेंगे, समझ रहे हैं? तो इस तरह का स्ट्रेस प्रोफाइल बेसिकली बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का स्ट्रेस प्रोफाइल बनने के कारण जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्री स्ट्रेसिंग का वो फुलफिल हो रहा है कि हमने एक पहले से स्ट्रेस अप्लाई करके रखा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके, और कंक्रीट जिसमें फेल होने का ज्यादा डर है टेंशन में, ओके, तो उस चीज को वो नलीफाई कर रहा है, उस चीज को कैंसल आउट कर रहा है, जिसके कारण हम इस क्रॉस सेक्शन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कंक्रीट को और बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। इसलिए हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, पहले से एक स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं। और बेसिकली हम किस तरह का स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस को ही इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। प्री स्ट्रेस में ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस को इंड्यूस किया जाता है। इसका और एक थोड़ा सा समझाता हूं। ये तो स्ट्रेस प्रोफाइल बनेगा ऐसा, है ना, ये डिफरेंट स्ट्रेस प्रोफाइल, इसका एप्लीकेशन, इसका यूज, इसका मतलब समझाया कि पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आपका कंप्रेशन में होता है ना, और इसके तहत हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंक्रीट कर पाते हैं। समझ में आया? अब इसके अंदर का अगर लॉजिक बताऊं, कौन सा वाला लॉजिक? ये वाला, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड। इसमें डेड लोड का कितना हिस्सा है, लाइव लोड का कितना हिस्सा है इस टोटल मोमेंट में। एक कंपैरिजन बताता हूं, सिंपल जनरल सा कंपैरिजन। देखो, जब हमने आरसीसी कंस्ट्रक्शन किया था और जब हम प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पीएफसी बीम हम बना रहे हैं और दूसरा हम बनाए थे पहले आरसीसी बीम, इसमें जो हमने मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड कंसिडर किया था, इसमें दो हिस्सा था, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड ओनली प्लस मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड ओनली। सिमिलरली इसको मान लीजिए आरसीसी के लिए रिप्रेजेंट करें तो इसको आर लिख देता हूं यहां पे। इसमें जो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड हमने कंसिडर किया था, इसमें हमने देखा था एमडीपी प्लस एमएलपी, मतलब मोमेंट ड्यू टू डेड लोड इन प्री स्ट्रेस बीम, मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड इन प्री स्ट्रेस बीम, ठीक है। तो इस तरह से हम तोड़ के इसको लिख सकते हैं। समझना, एनालिसिस जो मैं करवा रहा हूं उसको समझना, ठीक है, ये चीज। लेकिन यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड सेम है, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड सेम है, ये भी सेम है, मतलब ये मैग्नीट्यूड, ओवरऑल मैग्नीट्यूड ये सेम है। अगर ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने एक चीज बताया था, जो प्री स्ट्रेस बीम होता है, पीएससी बीम्स होता है, पीएससी सेक्शन कोई भी आप बना रहे, चाहे बीम बना रहे, गटर बना रहे, कहीं पर भी सेम आरसीसी को आपने अगर प्री स्ट्रेसिंग के माध्यम से बनाया तो उसमें क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन साइज कम हो जाता है, सेक्शन साइज रिड्यूसेस, सेक्शन साइज रिड्यूसेस। सेक्शन साइज रिड्यूस हो जाने का मतलब क्या है, डेड लोड कम हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ, डेड लोड कम हो गया। तो प्री स्ट्रेस बीम में टू कैरी द सेम लाइव लोड, हम बेसिकली लाइव लोड के करस्पॉन्डिंग डिजाइन करेंगे, जो भी हमको सर्विस लोड अप्लाई करना है, जो भी लाइव लोडिंग अप्लाई करना है,
टू कैरी द सेम लाइव लोडिंग, हमारा जो सेक्शन साइज है, क्रॉस सेक्शन साइज, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये कम होगा इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस बीम, प्री स्ट्रेस मेंबर, ये कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो इस केस में जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, इसमें चूंकि हमने मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोडिंग बराबर कर दिया था, ठीक है, बराबर करके हमने एक एनालिसिस किया, तो इसमें एक लॉजिक तर्क के हिसाब से बताओ, आप हमको बताइए, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या वो जो हमने अभी अभी बीम एक बनाया उसमें मोमेंट ड्यू टू लाइव लोडिंग वो ज्यादा कैरी कर पा रहा है, मतलब इसका इस वाले का ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है, क्योंकि जब सेक्शन साइज इसका रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हुआ होगा, तो इसका मतलब इसका डेड लोड भी कम हो गया होगा। तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोडिंग ऑफ द प्री स्ट्रेस गडर या फिर प्री स्ट्रेस बीम ऑफ सेम स्पैन लेंथ, ये कम हुई होगी। ये अगर कम हुई है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेम हमने मतलब एमडी मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड वाला सेम ये कंसिडर किया है, इसमें ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है, मतलब सेम स्पैन लेंथ है ना का अगर आप बना रहे हो कौन सा, मतलब एक आरसीसी बीम और प्री स्ट्रेस बीम, तो प्री स्ट्रेस बीम कहीं ना कहीं ज्यादा लोडिंग कैरी करेगा, लाइव लोडिंग ज्यादा सपोर्ट करेगा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों? उसका रीजन अभी हमने देखा, स्ट्रेस प्रोफाइल देखिए, कंक्रीट जो है इसमें ये बेटर वे में पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन को हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन को आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, है ना, बेटर तरीके से मेंबर को यूज कर पा रहे हैं। चलिए, ये एक रीजन थी। अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। देखो, आपने रेलवे का स्लीपर देखा है, रेलवे स्लीपर, ये भी प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, इसमें यूज होता है प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। रेलवे स्लीपर को बनाया जाता है प्री टेंशनिंग के मेथड से। प्री टेंशनिंग, प्री स्ट्रेस मतलब उसमें स्ट्रेस तो हम इंड्यूस करवाएंगे, मतलब सर्विस लोड कहने का मतलब अपने रेलवे स्लीपर को पटरी पे बिछा दिया, अब लोडिंग मतलब ट्रेन चलेगा तब उसमें लोड आएगा, तो लोड अप्लाई करने से पहले जो हम उसमें स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मतलब एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस आएगा उससे पहले हम एक स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, उसी को तो हम प्री स्ट्रेस कह रहे हैं। तो प्री स्ट्रेस को इंड्यूस करवाने का मैंने बताया था दो तरीका है, प्री टेंशनिंग, फिर मतलब कंक्रीट को सेट होने से पहले ही हम जो स्ट्रैंड यूज करेंगे या फिर जो टेंडन यूज करेंगे उसको हम उसमें टेंशन अप्लाई करके रखेंगे, वो हो गया प्री टेंशनिंग। दूसरा हो जाता है पोस्ट टेंशनिंग, कंक्रीट सेट हो गया है, सेट होने के बाद हम टेंडन को पुल करेंगे और उसमें टेंशन अप्लाई करके प्री स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, फिर लोड अप्लाई करेंगे। तो ये दो तरह का अलग अलग तरीका था, है ना। तो रेलवे स्लीपर जो बनाया जाता है वो प्री टेंशनिंग मेथड से बनाया जाता है, और ये जो मेथड है इसको बनाने का, इसको होयर्स मेथड कहा जाता है। होयर्स सिस्टम। होयर सिस्टम क्या है बेसिकली कि एक मोल्ड होती है, एक ढांचा होती है, मोल्ड होती है, ठीक है, एक लंबा सा बहुत बड़ा मोल्ड होता है। देखो अभी बता रहे हैं फटाफट। एक मोल्ड होता है, इस मोल्ड में आपने एक केबल को जिसको आपको टानना है आपने फिक्स कर दिया, एक एंड पे हम टेंशन अप्लाई करेंगे, टेंशन अप्लाई करके रख दिए, फिर इसमें कंक्रीट भरना चालू कर दिए, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्लीपर हो गया, फिर स्पेस छोड़े, फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्लीपर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्लीपर हो गया, मतलब एक ही बार में मल्टीपल स्लीपर्स को प्री स्ट्रेस किया जाता है, मल्टीपल मेंबर्स में प्री स्ट्रेसिंग किया जाता है ना, इस सीरीज वे में, इस तरह से, इसी को होयर सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? तो ये सारे डिफरेंट ढांचा में कंक्रीट को भर दिया जाएगा, फिर उसके बाद इन केबल्स को कट कर दीजिए, तो अलग अलग हो गया ना सब कुछ, तो फिर अलग अलग पीएससी मेंबर हो गया सब कुछ, ठीक है। तो दिस इज योर होयर सिस्टम। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में लिखवाएंगे थ्योरी लास्ट क्लास में, बार बार बोल रहा हूँ लास्ट क्लास, तो लास्ट क्लास पूरा थ्योरेटिकल क्लास होने वाला है। अभी एक बेसिक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते चलेंगे। तो रेलवे स्लीपर में देखना, रेलवे स्लीपर पहले से जब हम बनाते हैं, जब पहले से ही बनाया जाता है, वो पहले से इस तरह से उभरा हुआ रहता है थोड़ा सा, क्या, एक मिनट, ठीक है, इस तरह से पहले से बना के आते हैं, मतलब बन के आता है रेलवे स्लीपर। ये होती है ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, इस तरह से रहती है, उभरा हुआ रहती है। अब ऐसा होने का फायदा क्या, ये प्री स्ट्रेसिंग के कारण हो गया, जब हम कंप्रेस करते हैं ना तो ये ऊपर धनुष की तरह ऊपर उठा हुआ रहता है। अब इस तरह का स्लीपर है, इसको रेलवे पटरी पर हम फिक्स करेंगे, ये पटरी है, इस पर हमने फिक्स कर दिया,
तो ये पहले से ऐसे बेंड है। अब जब लोडिंग आएगा इसके ऊपर, ठीक है, इस स्लीपर के ऊपर, तो ये स्लीपर क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रेट होगा, समझ में आ रहा है, सबसे पहले सीधा होगा, फिर सीधा होने के बाद क्या होगा, फिर वो मुड़ेगा अंदर की ओर, ये तीसरा स्टेज हो गया। फिर इस स्टेज में जब मुड़ेगा वो तीसरे स्टेज में, तब इसके फाइबर में कंप्रेशन और टेंशन आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम सेम मेंबर को ज्यादा टाइम तक यूज कर पा रहे हैं। मतलब पहले आपने चूंकि ऐसे बना दिया था तो पहले सीधा होने में टाइम लगा, फिर मुड़ा, फिर जाके वो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा, फिर वो फेल होगा। लेकिन अगर आपने प्री स्ट्रेसिंग नहीं किया होता तो सीधा ही हम पुट कर देते मेंबर को, ऐसा सीधा। तो इसमें जैसे ही सर्विस लोड अप्लाई करोगे, लोडिंग अप्लाई करोगे, ये बेंड होना शुरू हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो पहले ही स्टेज में आपका उसमें टेंशन आना शुरू हो जाएगा कंक्रीट में, तो कंक्रीट फेल हो जाएगा, जल्दी फेल हो जाएगा, तो लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक लॉजिक हमको मिलता है कि जो प्री स्ट्रेस मेंबर होती है ये ड्यूरेबल भी होती है, इसकी लॉन्जिटिविटी काफी हाई होती है, मतलब इसको अधिक समय तक यूज कर पाएंगे हम। समझ में आ रहा है? तो ये सब लॉजिक है, इसी तरह से लॉजिक डेवलप करने के, ये सब चीजें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेंगे। ओके, तो इसलिए रेलवे स्लीपर आप देखोगे ये प्री स्ट्रेस प्री टेंशनिंग मेथड से किया जाता है। होयर सिस्टम में ये ऐसे उभरा हुआ रहता है स्लीपर, तो पहले सीधा होगा, फिर ये अंदर की ओर मुड़ेगी, फिर जाके ब्रेक होगी। नहीं तो अगर सीधा ही आप बना देते तो जैसे लोडिंग अप्लाई होता, ट्रेन चलता, वो मुड़ना शुरू हो जाता, बेंड होना शुरू हो जाता और टूट जाता। लेकिन चूंकि ऐसा है तो ट्रेन चला, पहले ट्रेन उसको सीधा कर देगा, फिर और चलेगी, फिर अभी भी वो और लोड कैरी कर सकता है। क्यों? अभी उसको बेंड होना है, तो ये बेंड होगा, तो फिर जाके जब मेंबर में टेंशन आएगी बॉटम में, तो स्लीपर अंदर नीचे से टूट जाएगा, नीचे से टूट जाएगा या फिर अगल बगल से चूर हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, तब जाके स्लीपर को हम रिप्लेस करते हैं, नहीं तो तब तक रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। ठीक है, तो ये चीज होती है। सो वेल, तो आपने मोटा मोटी लगभग प्री स्ट्रेस का कुछ कुछ बेसिक आपने अंडरस्टैंड किया, समझा। ओके, अब मैं आपको इस अभी जो मैंने आपको बताया एक थ्योरी बताता हूँ, उस थ्योरी को लिख लेने का, एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ओवर आरसीसी। तो अब कुछ काम करने की बारी आ गई लिखने की। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले कि व्हाट इज प्री स्ट्रेस। व्हाट इज प्री स्ट्रेस, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। तो लिखिए, प्री स्ट्रेस इज बेसिकली कॉन्क्रीट इन विच इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड, मतलब बाई मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, है ना, इंटरनल स्ट्रेस ऑफ सुटेबल मैग्नीट्यूड हम इंजेक्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसमें, एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इंट्रोड्यूस सो दैट stress resulting from external load are counteracted to desired degree। desired degree मतलब जितना मेरे को चाहिए, कि जितना मेरे को एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं, वो बेसिकली हमको क्या काउंटरैक्ट करना है, हमको बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेसेस को उधर खत्म करवानी होती है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेसेस हम डिजायर्ड डिग्री तक खत्म करवा सकते हैं, जितना मेरे को चाहिए अकॉर्डिंगली हम उतना खत्म करवाएंगे। तो यही चीज है आपका डेफिनेशन ऑफ प्री स्ट्रेस। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, मैं बात करता हूं आपसे, क्या प्री स्ट्रेस एक अलग ही टाइप का कंक्रीट है क्या? प्री स्ट्रेस एक अलग टाइप का कंक्रीट है क्या? नो, इट इज नॉट ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट, इट इज ए कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी। कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। प्री स्ट्रेस एक अलग टाइप का कंक्रीट नहीं है, वही कंक्रीट है लेकिन उसमें हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन मेथड है अलग टाइप का, समझ गए, अलग टाइप का कंक्रीट नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी के अंदर, आईएएस एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपको लगे अरे इतना सिंपल कंक्रीट, इतना सिंपल क्वेश्चन, पूछने के पीछे रीजन है, उसी क्वेश्चन को उसी साल इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ये होती है यूपीएससी का एग्जाम, ठीक है, सिंपल चीज, वहां पे सब चीजों को कोई भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, आखिर पूछा ही क्यों, ये सवाल ही क्यों पूछा, सवाल ही तो है, यू आर ए इंजीनियर, क्वेश्चन से डरना नहीं, आपको कुछ याद करके नहीं जाना है, क्वेश्चन को पढ़ो, अगर ये सवाल पूछा क्यों, ये सवाल है क्या,
अगर उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मालूम होंगी तो वो सवाल आप टिक लगा दोगे, मालूम नहीं होंगे तो दिक्कत होगा। तो वही मालूम करना मतलब कॉन्सेप्ट लर्न करना, पढ़ाई करना, ठीक है। तो चीज़ों को याद करते हुए मत चलना। अभी जो मैं आपको प्री स्ट्रेस का पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा, ये फ्री में पढ़ाऊंगा, आप देखना। इसमें पूरा अंत तक पढ़ने के बाद, चाहे गेट के एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, ईएससी, कोई भी आईएएस का एग्जाम हो, कहीं पर भी प्री स्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरव्यू में गए, सब आंसर कर पाओगे इजीली। पढ़ाने का जो मेरा तरीका है ये थोड़ा अलग ही होगा, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे क्या लॉन्च कर रहे हैं, कुछ बताए नहीं, कुछ लिखाए नहीं, सब होगा, सब फीलिंग आएगा, सब अंदर में आएगा। लेकिन स्टार्टिंग टू एंडिंग तक पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आई नो व्हाट इज प्री स्ट्रेस। मैं अब बीम बना सकता हूँ, मैं प्री स्ट्रेसिंग कर सकता हूँ, गटर बना देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग टू एंडिंग तक फॉलो करना है। बीच में डिसकंटिन्यू किए तो फिर प्रॉब्लम होगा। किसी एक टीचर से पढ़िए जो आपको पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट पढ़िए, उनका नॉलेज क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, ओके। तो शायद मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँ। ऐसे शिक्षक सभी बेस्ट ही होते हैं, कोई भी शिक्षक बुरा नहीं होता है। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ प्री स्ट्रेस, इसको ध्यान रखने का। इसमें क्या करते हैं हम प्री स्ट्रेसिंग में, बस एक इंटरनल स्ट्रेस को इंड्यूस करवाते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस मेंबर में आएंगे उसको एक डिजायर्ड डिग्री तक हम काउंटरैक्ट कर पाए। स्ट्रेस प्रोफाइल बना के दिखाए थे, है ना, आरसीसी का और प्री स्ट्रेस का स्ट्रेस प्रोफाइल, समझ में आया। प्री स्ट्रेस का स्ट्रेस प्रोफाइल में कैसा था, उसमें हम डिफरेंट स्ट्रेस प्रोफाइल मेरा बन सकता था। सो डिजायर्ड डिग्री तक जितना मेरे को चाहिए, पूरा का पूरा कंप्रेशन में रख सकता हूँ, बॉटम पे 0 रख सकता हूँ स्ट्रेस, है ना, या फिर पूरा का पूरा मैं कंप्रेशन ट्रेपेजोइडल स्ट्रेस प्रोफाइल बना सकता हूँ, या फिर मैं मैक्सिमम कंप्रेसिव में रखूंगा और थोड़ा सा हिस्सा में टेंसाइल आ गया तो भी चलेगा, ऐसा कर सकता हूँ। उसको हम कहते हैं पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग। जो तीसरा वाला स्ट्रेस प्रोफाइल बनाया था, है ना, देखो यार बता देता हूँ, किधर गया ये वाला, यहाँ ये स्लाइड, ये जो तीसरा वाला मैंने लास्ट वाला स्ट्रेस प्रोफाइल बनाया था, ठीक है, इसमें कंक्रीट के क्रॉस सेक्शन में टेंशन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टेंशन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपने कंप्लीट प्री स्ट्रेसिंग नहीं किया, बहुत ज्यादा हद तक हमने प्री स्ट्रेसिंग नहीं किया, कम किया, है ना, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन मेरा कंप्रेशन में नहीं है। तो इसको कभी कभी हम कहते हैं पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग, आधा अधूरा प्री स्ट्रेसिंग, है ना, इस तरह से। तो ये आपको पूछेगा कि व्हाट इज पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग, तो बोल देने का सर, अगर मेरा कंक्रीट में, अगर मेरे को इच्छुक है हम कि मेरे को मेंबर में मेरा थोड़ा टेंशन भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं चलेगा, तो मैं फुल डिग्री प्री स्ट्रेसिंग नहीं करके मैं थोड़ा कम प्री स्ट्रेसिंग करूँगा, समझ में आ रहा है। इसको हम पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग कहेंगे। अब ये क्यों करेंगे, इससे करने से इकोनॉमी होगा। देखिए प्री स्ट्रेसिंग करने में भी तो आपको पैसा का खर्च हो रहा है ना, लेकिन इसको पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग कर दिए, ओके। और फिर हम कुछ मेंबर को कुछ इस तरह से डिजाइन किए कि जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं उसमें जो टेंशन आ रहा है, उस कंक्रीट का, जो भी ग्रेड का कंक्रीट है, उसका जो परमिसिबल टेंशन है उससे कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए हम पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग कर देंगे। लो इंपॉर्टेंट मेंबर्स के लिए करते हैं हम जनरली, हाई इंपॉर्टेंट मेंबर के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ प्री स्ट्रेस। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ओवर आरसीसी कंस्ट्रक्शन, तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, लिखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। एडवांटेजेस कौन कौन सा चीजें हैं, क्या क्या एडवांटेज है बाबू, लिख लो। सबसे पहला, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन साइज एज कंपेयर टू आरसीसी। इस वाले डेफिनेशन को यूज करके इसका एनालिसिस अभी करवाया था। वो कौन सा एनालिसिस, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड मैंने कंसिडर किया था। सेम मैग्नीट्यूड का मोमेंट मैंने लगाया, बेंडिंग मोमेंट किस पे, प्री स्ट्रेस वाले बीम पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर हो गया था। अंतर किसमें हो गया था कि चूंकि हम प्री स्ट्रेस बीम को बना रहे हैं टू कैरी द सेम लाइव लोड, तो ऑटोमेटिकली इसका सेक्शन साइज कम होगा, समझे क्या। लेकिन तो अगर ऑटोमेटिकली इसका सेक्शन साइज कम होगा तो सेम, मतलब लाइव लोडिंग के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मतलब सेम मूवमेंट के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, इस वाले मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग में डिजाइन कर रहा हूँ, मतलब वो भी लाइव लोडिंग ज्यादा ले रहा है, ओके। इसको यूज करके एक एनालिसिस भी करवाया था। तो यही चीज है। कंक्रीट इज मोर यूटिलाइज्ड, जैसा कि आपने बोला, देखा कंक्रीट टेंशन में वीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन जो है कंप्रेशन में आ रहा है, तो आप कंक्रीट को और बेहतर तरीके से, कंक्रीट का पूरा क्रॉस सेक्शन को आप यूज कर पा रहे हो। कंक्रीट टेंशन में वीक है, क्रैक हो जाएगी, चूंकि यहाँ पे आप टेंशन आने नहीं देता है,
अगर टेंशन आने नहीं देगा तो क्रैक डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं। तो लेस क्रैक आर डेवलप्ड, एडवांटेज है। चूंकि आपका सेक्शन साइज कम हो जाता है, ये जो 4th नंबर पॉइंट है, सुटेबल फॉर लार्ज स्पैन बीम, ये क्यों है, वाई? इसके पीछे रीजन है ना? इसका रीजन क्या है? चूंकि सेक्शन साइज कम हो गया, डेड लोड कम हो गया। तो डेड लोड कम हो जाने से एक फायदा होता है कि आप लंबे स्पैन तक आप दे सकते हो। नहीं तो क्या होता था पहले, डेड लोड के अंदर में वो झूल जाता, लटक जाता था। डेड लोड इतना ज्यादा हो जाता था कि उसी के लिए आपको डिजाइन करना पड़ा। लाइव लोडिंग तो कम है, डेड लोडिंग ही बहुत ज्यादा हो जाती थी और सेक्शन साइज बहुत बड़ा हो जाता था, स्पेस बहुत ज्यादा यूज करता था, है ना? तो सेक्शन साइज मेनली कम होने के कारण आप इसको लॉन्गर स्पैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसलिए देखेंगे ब्रिज का जो गडर होता है, ब्रिज कितना बड़ा बड़ा होता है, उसका जो गडर होता है ना, मतलब स्लैब जिसके ऊपर हम चलते हैं, ठीक है, ब्रिज के ऊपर चलते हैं, तो वो जो स्लैब रहता है ना, वो भी तो स्लैब को भी बीम के कॉन्सेप्ट को यूज करके डिजाइन किया जाता है ना, तो उसको हम गडर कहते हैं। तो उसमें प्री स्ट्रेसिंग किया जाता है, ठीक है। तो कितने बड़े बड़े स्पैन के लिए कर सकते हैं हम, देख पा रहे हैं? ओके, रेड्यूस डेड लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक एडवांटेज हैं ऑफ प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन ओवर योर आरसीसी कंस्ट्रक्शन। देखिए, कोई चीज बेहतर है तो उसका नेगेटिव साइड भी होगा, एडवांटेजेस है लेकिन नेगेटिव साइड भी होगा। नेगेटिव साइड क्या? प्री स्ट्रेस में लॉसेस होते हैं बहुत तरह के, इसको लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। मेन चीज बता रहा हूँ, लॉसेस हो जाता है, हम पढ़ाएंगे लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, क्रीप लॉस ड्यू टू क्रीप, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, सब चीजों को बताएंगे। ओके, तो उन लॉसेस के कारण क्या होता है ना कि हमको बेसिकली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करना पड़ता है उन लॉसेस के कारण बेसिकली। सो ये लॉस जो हो रहा है प्री स्ट्रेसिंग में, ठीक है, जो भी आप प्री स्ट्रेसिंग में लॉस कहने का मतलब है जो भी आप टेंशन अप्लाई कर रहे हैं। मान लो हमने टेंशन अप्लाई किया 10 किलो न्यूटन, ठीक है, 10 किलो न्यूटन टेंशन अप्लाई किया, तो टोटल 10 किलो न्यूटन का टेंशन पूरे क्रॉस सेक्शन मतलब पूरे बीम में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मतलब टोटल जितना अप्लाई किया लोडिंग आपने तार के ऊपर, तार को खींचने में जितना दम अप्लाई किया फॉर इक्विलिब्रियम, उतना ही फोर्स, है ना, आपका बीम में एज ए कंप्रेशन चले जाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं जाता है। क्यों? कुछ लॉसेस हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि नहीं? तो कंक्रीट में भी लॉस हो जाता है, ओके, कंक्रीट में कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है और स्टील वाले तार में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है जिनके कारण लॉस हो जाता है। ओके, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के कारण भी लॉस हो जाता है, मतलब मेथड ऑफ टेंशनिंग के कारण। सब चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा चैप्टर नंबर 2, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस वाले में, ठीक है। ये अभी चैप्टर 1 चल रहा है। नेक्स्ट, इसमें देखिए, ये कॉस्टली होती है, महंगा होता है। आरसीसी कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में इट इज कॉस्टली। स्मॉल छोटे छोटे काम के लिए ये सुटेबल नहीं है क्योंकि कॉस्टली है, ठीक है। उसके लिए आरसीसी इज बेस्ट। प्री स्ट्रेसिंग करना है, पोस्ट टेंशनिंग करना है, मान लीजिए इन सब चीज़ों को, तो बहुत टेक्निकली करना होता है। एक अच्छा इंजीनियरिंग दिमाग चाहिए, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, समझ रहे हैं? तो टेक्निकली एडवांस है ये चीज, इसलिए हाई टेक्निकलिटी एंड स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। तो ये डिसएडवांटेज है, इसको डिसएडवांटेज में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए यार, हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन स्किल हमारे पास रहता नहीं है। कितने सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, सबके पास जॉब नहीं है, यही सब प्रॉब्लम है। नहीं तो प्रीकास्ट फैक्ट्री में चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं ना बहुत सारा जॉब है। ओके, दुनिया में बहुत सारा जॉब है। हम लोग जैसे ही बीटेक पास किए, पहले प्राइवेट कंपनी में काम किए, भयानक टाइप से काम किए, रेलवे में काम करना शुरू किए हम लोग, आज फिर वही रेलवे में ही काम कर रहे हैं। लेकिन तो होता है, आप पहले देखिए, स्किल डेवलपमेंट मतलब साइड पे जाओगे, काम करोगे, वहीं से स्किल सीखोगे कुछ कुछ। ओके, मैंने जितने भी स्किल सीखे थे, जितने भी चीज़ आपको पढ़ाए, सॉयल, सोम, सब कुछ रेलवे से, मतलब रेलवे से, मतलब वहाँ चीज़ों को देख के। स्टील स्टेशन का ब्रिज एक जगह बना रहे थे हम लोग, ट्रस ब्रिज, ठीक है, मतलब फुट ओवर, तो वहाँ से बहुत सारे कनेक्शन से रिलेटेड सारा डाउट, मेरा सारा प्रॉब्लम उधर क्लियर हुआ। हमको नहीं आता था, जो वेल्डर कर रहा है उससे जाके पूछते थे, अरे ये क्यों कर रहे हो, ये कौन सा वेल्डिंग रॉड है, ये क्या है ना। वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन लिखा है उसको देख ली, फिर आके किताब पढ़ ली, बन गया, कॉन्सेप्ट बन गया, समझा दिया आपको। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। अलर्ट रहो, चीज़ों को हरदम ऑब्जर्व करते रहिए, सब कुछ होगा। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज में लिखिए, लॉस ऑफ स्ट्रेस ऑफ वायर टेंड्स टू पुअर परफॉर्मेंस। यही लॉसेस के बारे में जो बताया, ये एक डिसएडवांटेज है। कॉस्टली वाला इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, ठीक है। स्मॉल वर्क के लिए सुटेबल नहीं है, ये है। फिर
स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ये फिर लॉस हो जाता है इसमें। अब देखते हैं मेथड। जो प्री स्ट्रेसिंग का मेथड है, ये दो तरह का मेथड है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। मैंने बताया था नाम, तो इनके बारे में लिख लो। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, प्री टेंशनिंग में क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट है, ये वाला देख रहे हैं आप डायग्राम, रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट में ये वायर बांध दिया हमने, ओके, वायर या फिर केबल, इसी को हम कहते हैं टेंडन। इसी को क्या कहा जाता है, ये जो वायर या फिर केबल, इसी को टेंडन कहा जाता है। टेंडन, स्ट्रैंड, बहुत तरह के अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग बुक में, स्ट्रैंड्स, है ना। इन सबको बांध दिया। इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं। इसमें हम टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं। टेंसाइल लोड पहले से अप्लाई करके रखते हैं। और ये मोल्ड है, ये क्या है, मोल्ड। मोल्ड मतलब समझ रहे हो ना, ढांचा, ये एक ढांचा है। अब इस ढांचे में हमको क्या करना होगा, कंक्रीट को फिल कर देंगे। लेकिन ये कंक्रीट को कब फिल करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको फिल करेंगे, लेकिन कब करेंगे, टेंशन को अप्लाई करने के बाद। जितना भी हमको रिक्वायर्ड टेंशन अप्लाई करना है उतना टेंशन हम अप्लाई कर देंगे। टेंशन को अप्लाई करने का मतलब क्या है, वायर को इलोंगेट करना। अब देखो, वायर को इलोंगेट करना मतलब ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है ना, जिसके कारण एक फोर्स है, वही फोर्स आपका ऐसे कंप्रेशन ट्रांसफर हो रहा है मेंबर के ऊपर। ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ये भी पूछ दिया मैं, देखो अगर ये सिंपल चीजें हैं, तो मान लो कोई मेंबर है 10 मीटर का, 10 मीटर का आप कोई इलेक्ट्रिक पोल है, मान लो 10 मीटर तो नहीं, 6-7 मीटर का कोई मेंबर है, उसको प्री स्ट्रेसिंग करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक तार लगा दिया, ये 7 मीटर का लगा दिया, मान लो 7 मीटर का, 7 मीटर का मेंबर, 7 मीटर का हमने एक तार लगा दिया। एक इधर क्यों नहीं लिखा रहा है इसमें, एक मिनट समझा रहे हैं, चलिए इधर लिखते हैं, ठीक है। ये 7 मीटर का एक तार लगा दिया। यहाँ पे एक मोल्ड है, ढांचा है, ये मोल्ड है, मोल्ड के अंदर 7 मीटर का तार आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोल बना रहे, मान लो क्या बना रहे, इलेक्ट्रिक पोल, वही प्री स्ट्रेस का बनता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंशन अप्लाई करेंगे। मतलब ये 7 मीटर का तार था, जिसमें टेंशन अप्लाई करना मतलब इसका लेंथ चेंज हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, इलोंगेट होगा ना। अब ये जो तार है, मान लो इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इसका वैल्यू है ES। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब समझ रहे हो ना, हुक्स लॉ में पढ़ाया था, इलास्टिक कांस्टेंट है एक तरह का मटेरियल का। तो लेट्स सपोज इट इज योर ES। प्री स्ट्रेस डिजाइन में, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस में हुक्स लॉ वैलिड होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल जो है ये लीनियर होता है, ये असम्पशन में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ES। तो आपने जो टेंशन अप्लाई किया, मतलब स्ट्रेन अप्लाई करेंगे हम, क्या अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन, ठीक है। तो टेंशन अप्लाई किया, उसके कारण इलोंगेशन हो गया, मान लो डेल्टा L, इलोंगेशन हो गया। करस्पॉन्डिंग जो भी आपने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया P, इसके करस्पॉन्डिंग इलोंगेशन कितना हो गया, डेल्टा L। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना हुआ बाबू, स्ट्रेन ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, E अपस्लाइन P लिखता हूँ, डेल्टा L अपॉन L होगा, डेल्टा L अपॉन L होगा, स्ट्रेन ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, प्री स्ट्रेसिंग। और ये जो तार है, इसका मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया है A, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, बहुत पतला तार होता है। तो उसका मान लो क्रॉस मतलब 6 mm स्क्वायर, 5 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, ऐसा पतला क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। अब मैं पूछूं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, ये कैलकुलेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ते चलना है, सीखते चलना है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बताओ, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना हो गया बाबू लोग, P इक्वल टू प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस सिग्मा P इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा इक्वल टू अपस्लाइन इंटू E, ये स्ट्रेस हो गया। तो सिग्मा इक्वल टू अपस्लाइन इंटू E, मतलब ES इंटू अपस्लाइन, मतलब स्ट्रेन ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, मतलब डेल्टा L बाई L इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, जिसके ऊपर आपने ये इलोंगेशन अप्लाई किया। ये हो गया, इस तरह से प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, 1 मार्क या 2 मार्क, 2 मार्क भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, तो इस मेथड को समझो। तो इस रिजिड सपोर्ट से इस तार को बांध दिया गया, इसमें आपने देखा कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हम अप्लाई किए हुए हैं, P प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई किए।
अप्लाई करने के बाद हमने इस मोल्ड में, ये जो मोल्ड है ओके, इस मोल्ड में कंक्रीट को भर दिया। जब कंक्रीट सेट हो गया, ठीक है, कंक्रीट सेट हो गया 14 दिन या 28 दिन के बाद हम क्या करते हैं, इन तार को यहाँ से बीच से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, तो ये सारे इंडिपेंडेंट मेंबर हो गए। समझ में आया? फिर तार अपना कंप्रेस होने का कोशिश करेगा, तो कंप्रेस होने का कोशिश करेगा तो बाई बॉन्ड, यहाँ पे प्री टेंशनिंग में जो आपका प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर होगा इन कंक्रीट, ये होगा बाई बॉन्ड। ठीक है, बाई बॉन्ड मतलब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो तार है और जो कंक्रीट है इनके बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग है, तो इसलिए जो प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर होगा ये होगा बाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो ये होता है प्री टेंशनिंग का मेथड। तो ये डायग्राम बना लीजिए, कास्टिंग बेड, मोल्ड, टेंडन, स्ट्रैंड, ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी, एरो इधर डाल के लिखिए। बना लिया डायग्राम, इसके बारे में लिखिए क्या किया जाता है। मोल्ड्स आर केप्ट ऑन कास्टिंग बेड एंड वायर्स आर इंसर्टेड थ्रू द मोल्ड्स। वायर आर फिक्स्ड एट पोजीशन एंड टेंशनड फ्रॉम एंड। पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वायर को फिक्स कर दिया, यहाँ पे है ना, देखिए कहाँ गया यार, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वायर को फिक्स कर दिया है ना, जिस भी लेवल पे आपको प्री स्ट्रेस सप्लाई करना है, अप्लाई करना है, फिर उसमें हम टेंशन अप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? तो यही चीज बता रहा है वो। कंक्रीट इज कास्टेड इन मोल्ड्स एंड वायर केप्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंक्रीट। कंक्रीट को फिर कास्ट करते हैं, मतलब उस मोल्ड में कंक्रीट डाल देंगे। कंक्रीट इज अलाउड टू गेट सफिशिएंट स्ट्रेंथ। जब कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर जाएगा तो उसके बाद नाउ वायर आर कट एट एंड ऑफ मोल्ड एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस ट्रांसफर टू कंक्रीट बाय बॉन्ड एक्शन बिटवीन वायर एंड कंक्रीट। बाय बॉन्ड एक्शन बिटवीन वायर एंड कंक्रीट। तो जो जो बात मैं बोल रहा हूँ सब बात लिखा हुआ है क्या? यही है पढ़ाई। अगर आप, मैं ये सब नहीं भी लिखवाऊँ, ये सब आपको इन रिटर्न नहीं भी दूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही लिख लोगे कॉपी पे, हो गया। समझ रहा है कि नहीं आप लोग? ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग लाइन मेथड और होयर मेथड। देखो मैंने बताया था, स्लीपर वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि स्लीपर हम जो बनाते हैं पहले से ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, फिर लोड आती है तो स्ट्रेट होती है, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, तब जाके वो उसका कहीं ना कहीं फेलियर होता है। इसका मतलब जो प्री स्ट्रेस मेंबर है वो काफी ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी मेंबर, बताया था। तो वहां पे बताया था ये होयर मेथड को यूज करके कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका, है ना। तो ये होयर मेथड एक प्री टेंशनिंग का मेथड है, तो इसको हम लॉन्ग लाइन मेथड भी कहते हैं। मतलब एक ही लाइन में एक ही लंबा लाइन होता है, लंबा तार को हम बांध देते हैं, फिर उसमें डिफरेंट मोल्ड को प्लेस करते हैं, 8, 10, 15, 20, 100 तक भी होता है। ठीक है, डिफरेंट मोल्ड को प्लेस किए, सभी में फिर कंक्रीट भरती है। फिर मतलब एक बार में 100 स्लीपर एक बार में बन गया एक लाइन में। समझ में आ रहा है? तो इसको होयर मेथड भी कहा जाता है। ओके, ये मास प्री स्ट्रेसिंग का मेथड है। मास प्री स्ट्रेसिंग मतलब एक ही बार में बहुत ज्यादा प्री स्ट्रेसिंग आप कर रहे हो। ओके, इट इज जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क, जैसे इलेक्ट्रिक पोल का कंस्ट्रक्शन, स्लीपर का कंस्ट्रक्शन, है ना, रेलवे पीएससी स्लीपर्स, ओके, या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स, स्मॉल मास कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज होता है। क्लियर है? तो दिस इज योर प्री टेंशनिंग। दूसरा तरह का मेथड है अपना प्री स्ट्रेस का पोस्ट टेंशनिंग मेथड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में सुनो। दूसरा क्या है, हेडिंग बनाओ, लिखो पोस्ट टेंशनिंग। और ये डायग्राम को पहले मैं आपको समझाता हूँ पोस्ट टेंशनिंग होता क्या है। इस डायग्राम को आपको बनाना है, लेकिन पहले समझिए पोस्ट टेंशनिंग का मतलब क्या है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, मान लो हमको एक बीम बनाना है, ठीक है। तो ये बीम का एक मोल्ड है, मोल्ड मतलब समझ रहे हो ना, ढांचा। इसमें हमको बीम बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लो हमको इस लेवल पे अपना, मतलब इस वाले लेवल पे अपना जो है वो पास करना है, मतलब टेंडन को इस लेवल पे रखना है, टेंडन को इस लेवल पे रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे एक डक्ट डालेंगे। डक्ट मतलब एक पाइप, ठीक है, एक पाइप डालेंगे, इसको कहते हैं डक्ट, DUCT, डक्ट। समझ में आ रहा है? मतलब वो हॉलो रहेगा, खाली रहेगा, उसमें हम कुछ अभी भरेंगे नहीं। तो ये डक्ट हम डाल दिए ये पूरे लेंथ में। डक्ट डालने के बाद इसमें क्या करो बाबू, कंक्रीट को भर दो, ठीक है, इसमें कंक्रीट को भर दिया। डक्ट डालने के बाद हम कंक्रीट को भरेंगे, समझ गए? डक्ट डाल दिया, कंक्रीट को भर दिया, कंक्रीट अब क्या हो गया, सेट हो गया।
28 दिन के बाद कंक्रीट सेट हो गया, स्ट्रेंथ अपना गेन कर लिया कंक्रीट ने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ अरेंजमेंट करके रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो जगह है ना, ये जगह खाली रहेगा, समझे क्या। ये इस तरह से ये होल रहेगा, दोनों अगल बगल ये होल खाली रहेगा। अब जब ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर गया ये मेंबर, उसके बाद क्या करेंगे हम, ओके, जो केबल है अपना, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग केबल जिसको हम प्री स्ट्रेस करेंगे, उस केबल को इसमें इंसर्ट करेंगे। उस केबल को इसमें हमने क्या किया, इंसर्ट किया, उस केबल को इंसर्ट किया। फिर यहाँ पे एक प्लेट लगाएंगे, प्लेट से इस केबल को ऐसे फिक्स कर दिया यहाँ पर, समझ में आया। फिर दूसरे एंड से यहाँ पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जितना हमको अप्लाई करना है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे एक प्लेट फिर से फिक्स करेंगे, ठीक है। और ये प्लेट जो होगा इसको हम कुछ ऐसा फिक्स करेंगे, इन प्लेट्स को हम कहते हैं बियरिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट, इसको हम कहते हैं बियरिंग प्लेट, ठीक है। हम प्लेट को कुछ ऐसा फिक्स करेंगे कि जब हम तार को खींच रहे हैं ना, तार में जब हम टेंशन अप्लाई करेंगे तो बियरिंग प्लेट जो होगा वो उसके ऊपर फोर्स आएगा, अपोजिट फोर्स। जितना फोर्स से हम यहाँ पर फोर्स पी अप्लाई जितना करेंगे ना, इसके अपोजिट का फोर्स इस बियरिंग प्लेट पे आएगा। मतलब अब तार को खींचो, ठीक है, तार को खींचो, अब तार को खींचो तो वो प्लेट दबेगा, तार खींचो तो प्लेट अंदर की ओर जाएगा, तार खींचो, तार को बाहर खींचो तो प्लेट अंदर की ओर दबेगा। तो जैसे प्लेट अंदर की ओर दब रहा है तो जितना तुम तार को खींचोगे उतना प्लेट अंदर की ओर दबेगा। मतलब दबेगा मतलब क्या, ये कंप्रेशन अप्लाई कर रहा है कि नहीं दोनों एंड से, फिर तो यही तो प्री स्ट्रेस है। तो यहाँ पे जो प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर है वो थ्रू बियरिंग हो रहा है। पोस्ट टेंशनिंग के केस में जो प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर होता है वो बियरिंग के माध्यम से होता है, बियरिंग, समझ गए। तो एक बार रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ प्री स्ट्रेसिंग हो गया, प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं प्री टेंशनिंग नहीं बोल रहा हूँ, प्री स्ट्रेसिंग बोल रहा हूँ। हाँ, प्री स्ट्रेसिंग हम कैसे करें, बाई पोस्ट टेंशनिंग। मतलब कंक्रीट एक बार सेट हो चुका है, उसके बाद हम केबल को खींच रहे हैं, टान रहे हैं, फिर वो जो टेंशन है वो ट्रांसफर हो रहा है टू दी कंक्रीट बाय बियरिंग एक्शन। समझ रहे हैं ना, बियरिंग मतलब जो प्लेट है ये कंक्रीट के सरफेस से चिपका हुआ, तो हम तार को खींचेंगे तो प्लेट अंदर की ओर जाएगा, तो प्लेट अंदर की ओर जा रहा है मतलब कंक्रीट को दबा रहा है, समझे क्या। प्लेट क्या कर रहा है, कंक्रीट को दबा रहा है, तो कंक्रीट को दबा मतलब कंप्रेस कर रहा है, समझे। तो कंप्रेस कर रहा है मतलब एक प्री स्ट्रेस, पहले से एक स्ट्रेस उसमें इंड्यूस कर रहा है। अभी हम इस पर लोडिंग अप्लाई नहीं किए, लाइव लोडिंग, जस्ट हम प्री स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, समझे क्या, बाय पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो ये चीज है, तो इसमें थ्रू बियरिंग ये आपका ट्रांसफर होता है। तो ये मेथड है पोस्ट टेंशनिंग का, और इसको किया जाता है बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लिए, है ना। अभी जैसे ब्रिज का बहुत बड़ा स्लैब बनाना है, गटर बनाना है, तो ब्रिज का गटर बनाना है तो उतना बड़ा मोल्ड आपके पास है, मान लो, ठीक है, बना रहे हो, तो उसमें पहले से हम प्री टेंशनिंग नहीं करते हैं। गटर वगैरह में पोस्ट टेंशनिंग किया जाता है, गटर, ठीक है। तो देखो अब ये जैसे हम पोस्ट टेंशनिंग कर दिए, रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ प्री स्ट्रेस इंड्यूस करवा दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो केबल है इसको हम प्रॉपरली एंकर कर देते हैं। प्रॉपर एक एंकर करने का सिस्टम हमारे पास रहता है, मैंगल उड़ाल सिस्टम, फ्रेसिनेट सिस्टम, बहुत तरह के डिफरेंट सिस्टम है। इसके बारे में लिखवा देंगे थ्योरी कि कितने तरह के एंकरेज करने के कितने तरह के सिस्टम है। उसको हम एंकर कर देते हैं, फिर तार को काट देते हैं, ठीक है, तार को काट दिया। फिर उसके बाद देखो ये जो पाइप था, ठीक है, जो डक्ट हमने भरा था उसमें अभी खाली स्पेस है, तो स्पेस अगर खाली रहेगा तो ये जो तार आपने अप्लाई किया है, मतलब जो भरा था जिसमें आपने टेंशन अप्लाई किया है, इसमें मान लो पानी के ये कांटेक्ट में आ गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो इसमें कोरिजन हो सकता है, जंग लग सकता है। इसलिए इसको जंग से बचाने के लिए प्री स्ट्रेसिंग कोरिजन इसको कहा जाता है। उन सब चीजों से बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हम ग्राउट मटेरियल फिल कर देंगे, ग्राउटिंग कर देंगे, मतलब मोर्टार फिल कर देंगे इसमें, है ना। इसको पूरी तरह से अच्छे से पैक कर देंगे, बस खत्म हो गया आपका। फिर गटर को यूज करिए, समझ गए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। तो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। तो ये डायग्राम बनाइए। एंकरेज देखिए आप लिखा हुआ है, एंकरेज, इंजेक्ट, पी। इंजेक्ट मतलब ये क्या, हम ये ग्राउट मटेरियल को इंजेक्ट करेंगे इधर से, ठीक है। ये केबल, डक्ट, ओके। डायग्राम बनाइए, इसके बारे में लिखिए। Concrete is casted in desired shape and size with duct inside the member at desired location. Duct may be of PVC और स्टील का, या फिर स्टील पाइप, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC मतलब क्या होता है,
विनाइल, VINYL, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम पीवीसी पाइप कहते हैं, जो आपके घर में लेटरिन टैंक के पीछे यूज होता है, देखो। ओके, जो गैस वगैरह सेप्टिक टैंक से निकाल के बाहर लेके जाता है ऊपर, वही है पीवीसी पाइप। तो आप स्टील का पाइप डाल दो या फिर पीवीसी का पाइप डाल दो, है ना। डक्ट मतलब आपको खाली स्पेस चाहिए, उसके चारों बगल कंक्रीट रहेगा। मतलब यहाँ पे जो केबल है अंदर में, प्री स्ट्रेसिंग केबल, और जो कंक्रीट है जो आपने कास्टिंग किया, उसके बीच में परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, उसके बीच में बॉन्डिंग नहीं है। इसमें जो प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर होता है, इसलिए पर बियरिंग एक्शन होता है। एंड प्लेट्स जो लगाएंगे, एंकरेज प्लेट, बियरिंग प्लेट, उसके माध्यम से आपका प्री स्ट्रेस का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल सो कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी शेप। ठीक है, मतलब एनी शेप कहने का मतलब आप गोल, उसको गोल घुमा दो, ओके, एस जैसा कर दो, सांप जैसा, टी जैसा बना दो, कुछ भी एल बना दो, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, आप किसी भी तरह से मोड़ के उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, यही वो कह रहा है। या फिर ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे ऐसा, या फिर ऐसा बना दो, समझ रहे हो, एनी शेप में आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ हाँ, आगे क्या लिखा है, लिखिए, आगे लिखिए। कंक्रीट इज अलाउड टू गेट सफिशिएंट स्ट्रेंथ, कंक्रीट डालने के बाद स्ट्रेंथ उसमें डेवलप हुआ। नाउ केबल्स आर प्रोवाइडेड इन डक्ट एंड टेंशन फ्रॉम एंड, केबल कैन बी प्रोवाइडेड इनसाइड द डक्ट आइदर बिफोर और आफ्टर कंक्रीटिंग। डक्ट के अंदर कंक्रीटिंग, मतलब डक्ट के अंदर केबल पहले से डाल के रखो, या फिर कंक्रीटिंग होने के बाद डक्ट के अंदर केबल डालो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशनिंग इज डन फ्रॉम वन एंड और फ्रॉम बोथ एंड, आप दोनों एंड से उस पर पुल अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी एक एंड पे एंकर कर दो, दूसरे एंड से पुल अप्लाई करो, है ना। दूसरे एंड से पुल अप्लाई करोगे तो वही बियरिंग वाला सिस्टम, एक एंड से चलेगा, एक एंड से दबाएगा, मतलब तार को खींचोगे, एक एंड से दबाएगा, या फिर दूसरे एंड से करोगे, मतलब दोनों एंड से करोगे तो दोनों जगह पे वही सिस्टम होना चाहिए। ओके, मतलब इधर से तार को खींच रहे हैं इस तरफ से, तो ये प्लेट अंदर जा रही है, ऐसे तार को खींच रहे हैं तो प्लेट अंदर जा रही है, उसी तरह से इस तरफ से कर रहे हैं तो प्लेट जो है इधर अंदर जा रही है, तार को जैसे खींच रहे हो प्लेट अंदर जा रही है, तो दोनों बगल से कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। या फिर वन एंड से आप प्री टेंशनिंग कर सकते हो, ठीक है, सॉरी, वन एंड से प्री स्ट्रेसिंग कर सकते हो। टेंशनिंग इज डन, हाँ ये पॉइंट हो गया। आफ्टर टेंशनिंग केबल्स को प्रॉपरली एंकर कर देंगे, ठीक है। एंकर करने के बाद ये सारे डिफरेंट अरेंजमेंट है एंकरिंग करने के, फ्रेसिनेट सिस्टम, ली मैंगल सिस्टम, मैंगल बाल्टोन सिस्टम, गिफोर्ड उडाल सिस्टम, है ना। ये सारे सिस्टम है, ये 4 डिफरेंट सिस्टम है। इन सिस्टम के ऊपर डिटेल थ्योरी मैं आपको लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। डिटेल थ्योरी, इनके ऊपर डिटेल थ्योरी, एडवांटेज, किस सिस्टम का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, किसमें कैसा एंकरेज किया जाता है, इन सब चीजों को लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इससे भी छोटा मोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम नहीं, यूपीएससी ये सब नहीं पूछेगा, छोटा एग्जाम, जैसे कि अभी DFCCL का एग्जाम हो गया, तो बहुत छोटू एग्जाम है, वो सब एग्जाम में पूछ लेगा, तो क्या करोगे, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे लिखिए, आफ्टर एंकरिंग केबल्स आर कट, केबल्स को कट कर दिया, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज ट्रांसफर्ड ऑन मेंबर बाय बियरिंग एक्शन, या लिख लो बाय बियरिंग एक्शन, ठीक है। रिमेनिंग स्पेस ऑफ डक्ट, जो खाली स्पेस हो गया, जो केबल के अगल बगल का जो खाली स्पेस है, इसको हम ग्राउट से फिल कर देते हैं, ग्राउट, ठीक है। यहाँ पे जो हम ग्राउट यूज करते हैं जनरली हाई वर्केबिलिटी का मोर्टार मतलब सीमेंट और सैंड का पेस्ट, इसका मिक्सचर, मोर्टार, हाई वर्केबिलिटी मोर्टार हम फिल कर देते हैं एज ए ग्राउट मटेरियल, ताकि कोरिजन ना हो, अवॉइड कोरिजन। सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब बताओ मेरे को, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, ये जो लेक्चर अभी आपने पढ़ा, इसमें कोई डाउट, एनी डाउट? अगर एनी डाउट आ रहा है आपको, आप संपर्क करो मेरे से, ठीक है। 7008-420-353, इसी नंबर से मैं एक ग्रुप बना दूंगा प्री स्ट्रेसिंग का, ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। सो उस ग्रुप पे सारा कुछ अवेलेबल होगा, मतलब ये जो नोट्स मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डिफरेंट नोट्स, PDF फाइल्स, क्वेश्चन, सब कुछ प्री स्ट्रेसिंग का हम इस ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हमको मैसेज करिए कि ऐड मी टू ADP करो,
मैसेज करना एडीपी, ज्यादा नहीं लिख पाओगे एडीपी, ऐड मी टू प्री स्ट्रेस, हमको समझ में आ जाएगा। तो हम आपको प्री स्ट्रेस वाले ग्रुप में ऐड करते चलेंगे, ठीक है। वहीं पे जो भी डाउट होगा सब कुछ हम लोग ग्रुप पे डिस्कस किया करेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब जो लेक्चर नंबर 2 आएगा ये कंप्लीट एक बड़ा लेक्चर होगा। इसमें हम एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर पर हम डिस्कशन करेंगे। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो इंट्रोडक्शन बताया, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब पूरा बेसिक कैलकुलेशन। ये होगा अपना लेक्चर नंबर 2। तीसरा जो लेक्चर मैं आपको बताऊंगा लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, ठीक है। वो तीसरा मतलब तीसरा चैप्टर, ठीक है, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। उसके बाद कुछ नहीं, डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर, कोई एक बीम का डिजाइन कर लेंगे। ओके, डिजाइन कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, किसी एक बीम का डिजाइन कर लेंगे। फिर लास्ट वाला जो पार्ट होगा, जो भी बचे कुछ थ्योरी है जो मेरे को लग रहा है, जैसे अभी बता दिया ये 4 पोस्ट टेंशनिंग मेथड के ये 4 थ्योरी, इसके बारे में लिखवा दूंगा, हो गया, ठीक है। और जो भी थ्योरी अगल बगल बचेगा, जैसे कि हमको यहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ स्टील, मतलब हाई ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड कंक्रीट का यूज करना पड़ता है, उसके क्या डिफरेंट रीजंस है, वो सारे रीजंस आपको हम जब पढ़ेंगे ना, लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को जब पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम लास्ट में लिख लेंगे, तो हमको आसान होगा लिखने में, है ना। अगर पहले से लिखवाऊंगा तो इमेजिन नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे, इसलिए मैं पहले से भी कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ। जब वो चीज़ पढ़ाऊंगा तभी सब कुछ बताऊंगा। समझ में आया कि उसका रीजंस क्या है, इसलिए मैं अभी इन सब चीज़ों को ढील दे रहा हूँ। पहले एनालिसिस करेंगे, फिर लॉसेस करेंगे, फिर ये सब चीज़ों का थ्योरी करेंगे, फिर प्री स्ट्रेस में कितना कवर होना चाहिए, क्लियर कवर क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को, इन छोटे मोटे चीज़ों को, है ना। और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस क्या क्या है, कोई एडिशनल लॉस है क्या, कोरिजन वगैरह क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस इसका कैसा है, ऐसा छोटा छोटा थ्योरी, एजम्पशंस क्या क्या है, आरसीसी और इसके एजम्पशन में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, इन सारे लॉजिक, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लॉजिक को जब सब्जेक्ट हम खत्म कर लेंगे पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद, तब डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। बस मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरा यही कहना है कि आप यहाँ पर आए हैं तो इसको पूरा का पूरा सब्जेक्ट को पढ़िए, वीडियो आप स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जरूर देखिए। बीच में बोरिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा देखो मैं यहाँ पे कोई डिस्को डांस नहीं कर रहा, समझ रहे हो कि नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली सीरियस होकर पढ़ाऊंगा। कोई यहाँ पे गाना मैं नहीं गाऊंगा कि आ तुझे मैं ले चलूं कि घर, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि कोई भोजपुरी गाना नहीं गाऊंगा, है ना, कि कोई महाकाल नहीं बनूंगा, समझ रहे हो, कोई कूपन कोड नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई एंटरटेनमेंट होना ही नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। होप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, पढ़ाई आपने किया तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, और कुछ भी प्रॉब्लम आया, जितना कंटेंट मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया इसमें कोई प्रॉब्लम आया समझने में, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो फटाक से फ़ोन करके पूछिए, यही चीज़ है, यहीं से सॉल्व करिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर प्री स्ट्रेस तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऐसा पढ़ाया, वैसा वैसा स्टार्ट किया है, आपने ऐसा स्टार्ट किया है, ये कॉन्सेप्ट डिकोडर है मेरे भाई, यहाँ पर सब कुछ अलग ही होता है, अलग धलक तलक सब कुछ, ठीक है। कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट शुरू करो, खत्म करो, पढ़ाई करो, सारा क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, जो भी चीज़, इंटरव्यू सब धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, सब कुछ जवाब भी दोगे, सब कुछ बनेगा, ठीक है। गुड लक, वी मेक इंजीनियर्स, टेक केयर।